है अधिनियम के नाम This call is now being पर बड़ी recorded. प्रशंसा हुई थी। कई देशों की चिट्ठियां हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा गया था कि पर्सन नहीं लिखा, आपने विकलांग व्यक्ति नहीं लिखा, आपने लिखा पर्सन विद डिसेबिलिटीज। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के शब्द को बहुत सराहा गया था। अधिनियम की चीजों को भी इतना सराहना हुई थी कि कई हिंदुस्तान से मदद मांगी थी कि उनके यहाँ भी ऐसे कानून बनाए जाएं। चौधरी साहब थे उस समय जॉइंट सेक्रेटरी होकर बाद में रिटायर हुए, और कालांतर में जब अधिनियम आया, दिव्यांगजन की पहचान समाज में बनी, लोग श्रेणी के दिव्यांगजन के रूप में जानने लगे, तो यही बड़ी बात थी कि हम समाज में लोगों को ये बता दें कि दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है, इनके क्या क्या कष्ट हैं, इनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इनके क्या मौलिक अधिकार हो गए हैं, इनको कैसे इन्हें दिया जाना चाहिए। हमने समाज के अवरोध को खत्म करने का, विरोध को खत्म करने का काम किया और जानकारी देने का काम किया, लोगों की भावनाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया। अब जब ये बात आगे बढ़ी तो कुछ चीजें जो प्रथम प्रयास था उसी को ऐड करते हुए 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना। इसकी भी पृष्ठभूमि 2006-2007 में ही तैयार हो गई थी, जब यूनाइटेड नेशंस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कन्वेंशन हुआ, यूएनसीआरपीडी जिसको बोलते हैं, यूएनसीआरपीडी। तो कन्वेंशन में इंडिया भी सिग्नेटरी था, इंडिया ने भी अपनी, यद्यपि उस कन्वेंशन के तथ्यों को अधिनियम के रूप में लाने में 10 वर्ष लग गए, लेकिन अब उस कन्वेंशन की पूरी तरह से फेवरेबल है। और इस अधिनियम में जहां तक मैंने पाया है कि 1995 के अधिनियम की लगभग सारी बातें रिपीट की गई हैं, पुनरावृत्ति है, केवल कुछ नई चीजों को समावेश किया गया। और जो सबसे बड़ी चीज समावेश की गई वो ये कि इस अधिनियम में दिव्यांग महिलाओं और दिव्यांग बच्चों को और समाज में दिव्यांग जन के सम्मान, इन 3 विषयों को बहुत ही गहराई से स्पर्श किया है। दिव्यांग महिलाओं को उनके जो मूल अधिकार हैं, महिलाओं के मूल अधिकार हैं, उनको सर स्पर्श किया आवाज है। साफ नहीं आ रही है दिव्यांग सर। बच्चों को विशेष रूप, स्पीकर तो मेरे सामने है, अब आई आवाज आ रही सर, उनकी तरफ नेट का कुछ इशू होगा। अब आ रही है सर। हाँ बोले। तो दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए जो अधिकार और हकदारियां अध्याय नंबर 2 है नए अधिनियम का, अधिनियम 2016 जो है, ये राइट बेस्ड है। पहले चैरिटी मॉडल था, फिर उसके बाद फिलैंथ्रोपिकल मॉडल आया, अब दिव्यांगजन का ये राइट बेस्ड है। पहले वेलफेयर, फिर बाद में वेलफेयर आया। वेलफेयर कुछ नहीं है, अब सिर्फ ये है कि ये दिव्यांगजन का अधिकार है, किसी की अनुकंपा नहीं है, किसी की दया नहीं है, ये भी समाज के वैसे ही अंग हैं जैसे आप हैं। इसका मूल कारण ये है कि दिव्यांगता किसी को स्वयं ग्रहण की हुई चीज नहीं होती, या तो जन्मजात है या किसी कारणवश एक्सीडेंट वगैरह से हुआ है। इसलिए इनके अधिकार को अन्य किसी भी सामान्य व्यक्ति के अधिकार की तरह ही सुनिश्चित करने के लिए 2016 के अधिनियम का नाम ही अधिकार अधिनियम रख दिया। ये इनका राइट है, इनके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे हैं, करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो इसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वो मूल है, हम आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि उसको पढ़ें। उसमें दिव्यांग महिलाओं के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए तमाम तरह की अनेक विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं, न्याय तक पहुंच की व्यवस्था की गई है, और जो सहूलियतें नहीं अभी तक मिल रही हैं उसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस अधिनियम के अंदर जो शिक्षा और उसके रोजगार से संबंधित चीजें हैं वो भी काफी विस्तार से दी गई हैं। यदि मेरा निजी तौर पे मानना है कि इस अधिनियम में अभी भी कुछ अंश ऐसे हैं जिसको दिव्यांग जन को समझने में और इम्प्लीमेंट करने में कुछ कठिनाई आती है, जो मेरे संज्ञान में भी आई है। तो एक परिवर्तन, संवर्धन और इम्प्रूवमेंट सतत प्रक्रिया है, कुछ चीजें और आएंगी, बढ़ेंगी। आज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगताओं की जो श्रेणी है वो 7 से बढ़कर के 21 हो गई है, लेकिन 21 श्रेणी 20 श्रेणी का सबसे बड़ा एक पहलू ये है
कि अंत में उन्होंने एक लिबर्टी दिया है गवर्नमेंट को टू ऐड ऑन एनी मोर सच टाइप डिसेबिलिटी, यानी आइंदा के लिए अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी आती है जो हिंदुस्तान में लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं ये भी दिव्यांगता श्रेणी, उसको जोड़ा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं उनके एक्ट में। हमारे एक्ट में अभी भी 20-21 तरह की डिसेबिलिटीज हैं। तो कल को अगर हमारे देश में लगता है कि एक फलां पर्टिकुलर टाइप का आदमी इसमें और ऐड होना चाहिए, जैसे ड्वार्फिज्म एक्ट हो गया और एसिड अटैक एक्ट हो सकता है कुछ और विषय आए, समाज आगे बढ़ता है, विषय भी आगे बढ़ते हैं, तो उनको ऐड किए जाने के लिए फिर से एक्ट लाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। ये भी इस अधिनियम की खूबी है और 102 धाराओं का ये अधिनियम बहुत ही सुविचारित है और इसके लाभ को लेने के लिए आप लोगों को जो भी कदम आगे बढ़ाने चाहिए दिव्यांगजन के लिए उसको बढ़ाएं। और इसमें भारत सरकार से, राज्य सरकार से और अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी आगे आके सहयोग देती हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं से हमारा ये भी आग्रह है कि इसमें आगे आकर सहयोग प्राप्त करें और उसके माध्यम से दिव्यांगजनों की तत्परता से जहां कहीं आवश्यकता हो, मैं आप सभी के माध्यम से दिव्यांगजन को ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे नेट पर, हमारे लैंडलाइन पर, कभी कभी हमारे मोबाइल पर तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा हम आपकी सेवा भी नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल पर भी आप स्वतंत्र हैं, हमारे मोबाइल पर भी फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी आकस्मिक समस्या हो उसके लिए हम अवेलेबल हैं, समाधान के लिए अवेलेबल हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि 34-35 साल हमने केवल इसी सेक्टर को दिए हैं। शायद किसी को इतना मौका नहीं मिला होगा, हमें ऐसा मौका भगवान ने दिया है, हम उसके अपने आप को ऋणी मानते हैं। तो मुझे पूरा जीवन मेरी सोच वैसी बन गई, इसलिए मुझे कभी इस सेक्टर में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप मेरी सेवाएं प्राप्त करें, मेरे माध्यम से जो आप करना चाहेंगे, जो भी संस्थाएं आगे आके कोई सेमिनार वेबिनार करेंगे, फील फ्री टू कनेक्ट मी, टू कॉल मी, टू ऐड मी। जैसे RSBI साहब का इज वेरी प्रॉस्परस, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, आप लोग भी करिए, प्रदेश के कोने कोने में करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। 150 से 200 लोगों को जोड़ने से हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति पे अगर 10 लोगों को लाभान्वित हुए, ये 2000 लोग लाभान्वित होंगे, ये मेरा मानना है। तो अगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग एक वेबिनार से लाभान्वित होने लगे और कोई विकल्प भी, आज की परिस्थिति में कोई विकल्प भी नहीं है, तो इस पे तरह तरह के विषय पर करें। बहुत लंबा विषय ना रखें, छोटे छोटे से विषय के समाधान के लिए रखें, तो शायद ये और भी प्रभाव और भी अच्छा, उपयोगी और लाभप्रद होगा। इसी शब्दों के साथ, अपनी शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी को पुनः नमस्कार करते हैं और धन्यवाद SBI की ओर से, राज्य आयुक्त कार्यालय की ओर से कि आप सब इस वेबिनार में जुड़ें, इसका 1.5 घंटे 2 घंटे सुने, पूरा लाभ उठाएं और जो भी क्वेरी जिज्ञासा हो, अभी मैं इस पर हूँ 2-4-5 मिनट, हमसे जो पूछना चाहें पूछें, हमें मेल भी कर दें, हम उसका जवाब देंगे और हमारी पूरी सेवाएं आप लोग प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके थैंक यू। आशीर्वाद वचन हमें मिले। आपने जैसा हमें बताया कि 30 साल से अधिक का जो अनुभव, 30-35 साल का अनुभव आपका इस फील्ड में रहा और उस दौरान आपने इस फील्ड को धरातल से देखा। हमारे सामने या हमारे साथ जुड़े हुए कई ऐसे प्रतिभागी हैं जिनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा जब से सर ने इस फील्ड में काम करना शुरू किया। ऐसी प्रतिभागिता जब हमारे सामने, आपके सामने उपस्थित होती है और उसे पता चलता है कि एक लंबे समय से हमारे आपके बीच में व्यक्तित्व का कोई एक ऐसा भाव रहा है जिसने धरातल स्तर पे काम किया है तथा धरातलीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया हो, व्यवहारिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो, ऐसे पक्षों को रखा है, तो अवश्य ही मन में भाव आते हैं कि हम जुड़े आपसे। आपने एक बात कही कि 2 साल से आप हमारे बीच कमिश्नर के पद पे पदासीन है और जितनी फीडबैक या जितना शिकायतें आप तक पहुंचनी चाहिए, जितनी क्यूरीज आप तक पहुंचनी चाहिए, उतनी नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं अपने पटल पर गूगल मीट पर जुड़े हुए 250 प्रतिभागियों से तथा जो इसके बगैर लगभग 300-350 यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं, उन सभी प्रतिभागियों से मैं इस बात को कहूंगा कि अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को जागृत किया जाए
और सर के कार्यालय से सर तक पहुंचाया जाए, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निवारण हेतु वो सर से जुड़े। सर ने बताया कि कुछ समय हमसे जुड़े रहेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी देंगे। हमारे बीच में कार्यक्रम की अग्र रेखा की तरफ देखते हुए अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं तो परम आदरणीय श्री अखिलेंद्र कुमार सर विराजमान है। मैं बड़े गर्व के साथ सभी जनों से, सभी प्रबुद्ध जनों से कहूंगा, सर का एक अनुभव नहीं, 3 अनुभव है। आप उपनिदेशक, उसके बाद सहायक निदेशक और फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर के पद पर भी आप पदासीन रहे। आपने हर उस पहलू को टच किया है जिस पहलू पर हमें आशा रहती है कि आपका एक सूक्ष्म से सूक्ष्म वक्तव्य हम तक आएगा। आज आपका जो विषय है, आपकी अनुमति से जो विषय आपको दिया गया है या जिस विषय पे आप हमें अभिसंचित करेंगे, वह विषय है आरपीडब्ल्यूडी से पहले का इतिहास, एक सूक्ष्मतम इतिहास और आरपीडब्ल्यूडी का परिचय। लेकिन इस क्रम में मैं आपसे करबद्ध निवेदन भी कर दूं कि हमारे दिव्यांग जनों को, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भैया बहनों को, हमारे परिवार को आपसे इस बात की भी आशा रहेगी कि हमें जो आने वाली समस्याएं हैं जो आपके सामने है, आप उससे परिचित हैं, आप जानते हैं, उन समस्याओं का वर्णन नहीं, उनसे निजात पाने की कुछ सुझावित प्रक्रिया भी आप हमें सुझाएंगे। आपसे आशा है, आप हमारे अभिभावक हैं, इस कारण से हम लोग आपके सामने अपनी ये बातें रख पाते हैं और सहजता से आप सुनते हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा विराट है, आप सहज भाव में सुनते हैं और हमें निदान भी देते हैं, बारंबार आप मार्गदर्शित करते रहते हैं। तो ऐसे आदरणीय श्री अखिलेंद्र सर से निवेदन करूंगा तो हमारे बीच आए और आज के विषय पे अपनी बात रखें तथा कुछ प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर क्या सुझाव ऐसे हैं जो उनका निदान निकाल सकता है हमारी समस्याओं का, ऐसे भी पक्षों पर अवश्य अपने भाव व्यक्त करें। आदरणीय अखिलेंद्र कुमार सर। धन्यवाद नागेश जी। और मैं राकेश जैन से, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इस वजह से आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो। मैं अपने इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट, हमारे बड़े भाई एसके श्रीवास्तव जी का, राज्य आयुक्त उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे यशस्वी राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, जैसा आपको अभी बताया नागेश जी ने, उत्तर प्रदेश से लेके और भारत सरकार तक विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया और दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि मैं 1995 में जब मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में ज्वाइन किया तो वो श्री एसके श्रीवास्तव जी हमारे पूर्व पहले से ही इस विभाग के गठन से, इस विभाग के फाउंडर से कार्य कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हमारी उनकी जो है एक संयुक्त भागीदारी रही है उत्तर प्रदेश में इस दिव्यांगता के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं RSBI का कि उन्होंने आज एसके श्रीवास्तव जी राज्य आयुक्त को जोड़ा, मुझे जोड़ा और हमारे प्रिय भाई अशोक कुमार द्विवेदी एडवोकेट अयोध्या, और जो दिव्यांगता के क्षेत्र में एक रोल मॉडल हैं पूरे देश में, और विभिन्न प्रकार के उनके जो कार्य हैं उनको आप लोग देखते रहते हैं। उनका YouTube में भी बहुत सारे कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं और उनका एक जो सहज भाव है वो बिल्कुल धरातल से, ग्रास रूट लेवल की जो चीजें हैं उनको लाके आम जनमानस के लिए प्रस्तुत करते हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। 250 पार्टिसिपेंट्स आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनका मैं भी स्वागत करता हूँ। इसके साथ में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है आज के लिए, वो
जैसा कि आपको राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में जो एक पूर्व की इसकी संरचना है वो ये है कि 12 दिसंबर 1995 को प्रथम एक्ट पास हुआ था। इसमें तमाम सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो छात्र भी हैं, विशेष शिक्षक भी हैं और अन्य पदों पर भी कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। मैं जानकारी देने के लिए ये बताना चाहूँगा कि 12 दिसंबर 1995 को बनने वाले प्रथम अधिनियम समान अवसर समान अधिकार अधिनियम के को 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया था। और अब हम समझ सकते हैं कि 1995 से यह यात्रा जो विज्ञानता के क्षेत्र में चली भारत में, उसके लिए उत्तर प्रदेश जो है प्रथम राज्य था पूरे भारत में जिसने इसका पालन करते हुए 1995 में इसको लागू कर दिया पूरी तरीके से। और लागू ही नहीं कर दिया इसको, इसके लिए एक अलग विभाग विकलांग कल्याण विभाग के नाम से गठित किया और उसकी स्थापना की। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में ये कारवां दिव्यांगजन के विकास के लिए, दिव्यांगता के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के जो है आयाम लेके आया है। हम आप सब इसके उदाहरण देखने को हर जगह मिलते हैं कि प्रदेश पूरे भारत में हमेशा अग्रणी रहा है। दक्षिण भारत की बात अगर हम करते हैं, परंतु अगर आप उसकी समानता करेंगे, उसको देखेंगे, तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन, ऐसे ऐसे डिसीजंस हुए हैं, ऐसे ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस हुए हैं जो पूरे भारत में एक उदाहरण बन के उभरे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 1995 के एक्ट में तमाम सारी चीजें थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के लिए जो भारत ने प्रतिबद्धता दी थी, उसके क्रम में 2016 में इस एक्ट को पुनः पास किया गया और इस एक्ट को पास करके इसको फिर से लागू किया गया। और इसको लागू करने में ये पुराना खत्म नहीं हुआ बल्कि उसको रिपील किया गया एक तरीके से। तो 19 अप्रैल 2017 से पूर्णतया इसको लागू कर दिया गया। और इस एक्ट को जब लागू किया गया, इसकी विभिन्न धाराएं, इसके लिए रूल्स का जो निर्माण है वो हर स्टेट को अपने अपने स्टेट रूल्स बनाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने वहां भी पहल करी और 2016 के एक्ट के लिए जो भी नियम बनाए जाने थे उसको हम लोगों ने 2016 के बाद 17 से बनाना चालू किया और तमाम सारे उसके रूल्स वगैरह बना के उसका भी प्रावधान कर दिया गया। तो इस आज की जो वर्कशॉप की जो उद्देश्य कहिए या जो इसकी एक आवश्यकता थी, उसके लिए नागेश जी ने और राकेश जैन जी ने, एसके श्रीवास्तव जी ने ये विषय चुना और विषय में मुझे इसके लिए बोला कि आप भी इसमें कुछ अपने बातें रखें। तो सेक्शन 39 और सेक्शन 49 और सेक्शन 80 में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो ये है कि सरकारें राज्य आयुक्त से सलाह मशवरा करके, परामर्श करके तमाम सारे ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम प्रदेश में चलाएंगे ताकि दिव्यांग जन को जो उनकी तमाम सारी समस्याएं हैं, जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उन पे बात हो। और उस अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत ये जो आज कार्यक्रम है ये भी माना जाए कि उससे हमें फीडबैक मिलेगा। जैसा आयुक्त महोदय अभी कह रहे थे कि हमारे पास तमाम सारी जो पिटीशंस हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में बहुत कम तरीके से हम तक बातें आ रही हैं। तो अब जो अवेयरनेस के कार्यक्रम है, सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम है, वो मैं चाहता हूं कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में RSVI दे जा रहा है और RSVI के साथ साथ हम लोग भी उसके लिए सहभागी हैं। सेक्शन 39 में राज्य आयुक्त के लिए अवेयरनेस भारत सरकार और सरकारें करती हैं। इसके अलावा 49 सेक्शन में जो है वो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि हम डिसेबिलिटी के जानकारी के लिए हर स्तर की जो ट्रेनिंग होगी, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं की ट्रेनिंग हो, चाहे वो
जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग हो, चाहे वो विधायकों की ट्रेनिंग हो, और चाहे वो पुलिस में, जजेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की, जो भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रेनिंग में इसको मॉड्यूल के रूप में डाला जाए और इसकी जानकारी प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा सेक्शन 80 में जो हमारे स्टेट कमिश्नर हैं उनके लिए प्रमोट अवेयरनेस कार्यक्रम करके राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बताना एक बहुत महत्व है, और उनके द्वारा बराबर इस बात के लिए चर्चा की जा रही है, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि हम प्रदेश के दिव्यांगजन जो आखिरी सुदूरवर्ती क्षेत्र में गांव में रह रहे हैं उन तक हमारी बात पहुंचे। तो मैं राज्य आयुक्त महोदय को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे दूर दराज के जनपदों के दिव्यांगजन को इन बातों से अवगत कराया है और निरंतर उनका सहयोग और उनका समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। जो अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है वो इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे आरपीडी एक्ट की। इसमें क्या है कि जो हमारा हैंडीकैप्ड शब्द था उसको प्रयोग ना करके हमने उसके लिए भारत सरकार ने पहल करी और इस पहल में दिव्यांग जन सशक्तिकरण इसका विभाग का नाम किया गया, यहाँ भी किया गया और भारत सरकार में भी किया गया। तो हमने अपने विकलांग कल्याण विभाग का नाम चेंज करके दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग किया, और इससे क्या है कि इस पहली चीज अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये इसको किया गया है। इसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए तमाम सारी जो चीजें हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाना है, नीतियां बनाई जानी है। नीतियां कौन बनाएगा? इसके लिए राज्य एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, उसका गठन कर दिया है प्रदेश सरकार ने। और इसके अलावा राज्य आयुक्त का जो संगठन है, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटीज का जो संगठन है, उसमें भी एक कमेटी है जो निरंतर बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए अब उस कमेटी से सारी चीजें पास हो रही हैं और आगे लागू की जा रही हैं। इसमें क्या है कि कंसर्न जो तमाम सारी अथॉरिटीज हैं, मतलब विकलांगता या दिव्यांगता एक खाली स्टेट कमिश्नर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परंतु आप देखेंगे कि पूरे सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनकी सबकी समेकित रूप से जिम्मेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है दिव्यांग जन को उनकी विभिन्न सुविधाओं को और उनके विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने। तो इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि स्टेट कमिश्नर के द्वारा दिए गए आदेश को 3 महीने में लागू करना है। अगर कोई इसका लागू नहीं करता है तो उसको 3 महीने के अंदर बताना भी पड़ेगा कि हम इसको क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो स्टेट कमिश्नर हैं उनके पास पावर्स हैं और उस पावर का प्रयोग करके विभिन्न विभागों को वो बराबर चेता रहे हैं, बराबर उनको जता रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें और दिव्यांग जन को पूरा का पूरा जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करें। तो ये चीज एक परिकल्पना थी, इसकी मैंने आपको इस बैकग्राउंड के लिए बताया कि इसको किस लिए इस प्रकार का बनाया गया है। इसके अलावा जो इसको लागू करना है उसके लिए क्या है कि डिसेबिलिटी जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। भारत सरकार ने एक्ट पास कर दिया, परंतु सभी जितने राज्य हैं ये डिसेबिलिटी एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको हर प्रदेश को लागू करना है और उसके लिए उनको अपने लेजिस्लेशन के द्वारा करें, रूल्स के द्वारा करें या जो भी उनके शासनादेश हैं उनके द्वारा करें। एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश के बिना कोई चीज लागू नहीं होती। नीति बन जाए, एक्ट बन जाए, उसको जब तक प्रशासनिक क्षेत्र में आप लागू करना है। इसको हम लोग आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1995 की तमाम सारी जो सुविधाएं और धाराएं थी उनको शासनादेशों के जरिए हम लोगों ने लागू करवाया। कुछ चीजें जो विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित थी उन पे शासनादेश लागू हुए, जो चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित थी उनसे शासनादेश लागू कराए, कार्मिक विभाग से रिजर्वेशन संबंधी तमाम चीजें लागू कराई, जो पदों के चिन्हांकन की बात थी उस पर शासनादेश लागू कराए, जो नगर विकास से
सुविधाएं दिव्यांगजन को मिलनी चाहिए, उनके लिए शासनादेश लागू कराए, आवास एवं शहरी विभाग से लागू कराए, और कर निबंधन विभाग से जमीनों के खरीद फरोख्त की जो सुविधाएं आपको मिलती है उसको लागू कराया। इसके अलावा खाद्य रसद विभाग से जो आपको 3% का रिजर्वेशन दुकानों के लिए होना है उसके लिए शासनादेश लागू कराया। और इसी प्रकार से शिक्षा विभाग और आपका जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है उससे तमाम सारी चीजें जो है लागू कराई गई हैं और उन पे शासनादेश लागू हुए हैं। तो आरपीडी एक्ट के साथ साथ इसको समेकित रूप से आपको मालूम है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी है, क्योंकि तमाम सारी उससे भी धाराएं जुड़ी हुई हैं। 99 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट पास हुआ था और इसमें 5 प्रकार की जो है डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आरसीआई एक्ट 1992 है जो हमारी विशेष शिक्षा का रेगुलेशन करती है। पूरे देश में आरसीआई रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 में जो एक्ट पास हुआ था उसी से आप विशेष शिक्षा को संचालन करते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो 2017 में पास हुआ है। ये सारी चीजें एक जारी करके समेकित रूप से हमें लागू करनी है। और मैं इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, उनको सबको भी एक्सेसिबिलिटी से जोड़ा गया है। सुगम भारत अभियान के अंतर्गत तमाम सारी चीजों को बैरियर फ्री करके बनाया गया है ताकि दिव्यांगजन सुगमता से हर जगह उनका आवागमन हो सके, हर जगह उनकी सहभागिता हो सके, तभी हम समान अवसर और समान अधिकार की परिकल्पना को आधारभूत पर ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक्ट में 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज थी, जबकि इस नए एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हो गई। प्रकार की दिव्यांगताएं विशेष तौर से अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आपको नोट भी कर लें ताकि आपके आगे काम आएगा। बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी किस किस सेक्टर में आती है। तो मैं बताना चाहूंगा फिजिकल जो डिसेबिलिटी है वो 11 डिसेबिलिटी है और 11 में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है मतलब चलन संबंधी जो विकलांगताएं हैं, दिव्यांगताएं हैं, वो 5 है चलन संबंधी में। उसमें लेप्रोसी क्योर पर्सन्स हैं, सेरिब्रल पॉल्सी है, ड्वार्फिज्म है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और एसिड अटैक विक्टिम्स है। ये 5 प्रकार के जो दिव्यांगताएं हैं ये लोकोमोटर मतलब चलन संबंधी दिव्यांगता से संबंधित है। इसके अलावा जो विजुअल संबंधी है, देखने संबंधी में, इसमें ब्लाइंड और लो विजन ये 2 प्रकार की जो है दिव्यांगताएं ये हैं। इसके अलावा हेयरिंग एम्पेयरमेंट में जो है वो 2 प्रकार की और हैं जिसमें डेफ है और हार्ड ऑफ हेयरिंग है, तो इसमें भी 2 प्रकार की होगी। इस प्रकार से स्पीच एंड लैंग्वेज एक अतिरिक्त नई दिव्यांगता जोड़ी गई है। इस प्रकार से फिजिकल जो डिसेबिलिटी को अगर आप कहेंगे इस सेक्शन में 11 डिसेबिलिटीज को हम रखते हैं। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल मानसिक मंदता जो पहले बोली जाती थी मेंटल रिटार्डेशन, उसमें 3 प्रकार की हो गई है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। ऑटिस्टिक बच्चे जो आप आजकल बात करते रहते हैं तो ऑटिज्म इसमें 3 प्रकार की हो जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इसके अलावा मेंटल बिहेवियर से संबंधित जो दिव्यांगता है, मेंटल बिहेवियर संबंधित जो वो है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की एक विकलांगता है। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजिकल जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसन डिजीज में आपने देखा होगा कंपन रोग हो जाता है, हाथ और शरीर में कंपन हो जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लड डिसऑर्डर्स की भी जो है 3 विकलांगताएं हैं, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। तो ये जो दिव्यांगताएं हैं, इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो है उसमें आपको हम डेफ ब्लाइंडनेस को मल्टीपल डिसेबिलिटीज में डालते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज हैं वो मैंने आपको बताई नटशेल में
कि आप इसको अलग अलग सेक्शन वाइज कौन कौन सी डिसेबिलिटी किसमें रखेंगे, उसको इस प्रकार से रखें। और जो रिजर्वेशन हमारे नए एक्ट के बाद हुआ है, वो जो रोजगार के लिए 3% का रिजर्वेशन था, उसको बढ़ा के 4% का रिजर्वेशन कर दिया गया। और एडमिशंस में 5% का रिजर्वेशन दिव्यांगजन भाइयों और बहनों के लिए कर दिया गया है। और NHFDC जो हमारा राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम है, उससे दिव्यांगजन को लोन्स की जो व्यवस्था दी है, उसमें तमाम सारे जो लोन्स दिए जाते हैं, 5 लाख तक का लोन दिया जाता है बहुत ही आसान किस्तों पे। 6% से लेके 4% तक जो है लोन की व्यवस्थाएं हैं। खासतौर से जो महिला दिव्यांग है उनके लिए विशेष छूट भी है उसके लोन के लिए ब्याज में लगाने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन है वो 5% रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड हाउसिंग स्कीम्स में दिया गया है। इसी तरीके से 5% का जो रिजर्वेशन है वो गरीबी उन्मूलन जो योजनाएं हैं, पॉवर्टी एलिवेशन डिपार्टमेंटल स्कीम्स है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जैसे इंदिरा आवास है, इसमें पॉवर्टी एलिवेशन की तमाम सारी और स्कीमें चलती हैं, उसमें 5% का रिजर्वेशन लगाया गया है। और 5% का रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड कंसेशनल लैंड जो दिव्यांगजन को विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए, चाहे वो उनके आवास के लिए हो, चाहे उनके शेल्टर के लिए हो, चाहे उनके ऑक्यूपेशन के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, रिक्रिएशन के लिए हो, और कोई प्रोडक्शन सेंटर के लिए, या कोई उनको फैक्ट्री लगानी है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो अथॉरिटीज हैं, जैसे अपने यहाँ लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इसी प्रकार से नोएडा तक जो है जो भी अथॉरिटीज हैं उनको 5% का इसमें उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। कुल मिला के मुझे ये कहना था कि जो आपको आज सुविधाएं सामने दिखती हैं, चाहे वो दिव्यांग पेंशन की हो, आज प्रदेश में सेंसस 2011 का जो आंकड़ा है दिव्यांगता का, वो दिव्यांगजन का वो लगभग 35 लाख दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश में 2011 के सेंसस के अनुसार हैं। और इनमें से उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 10 लाख पेंशनर्स को पेंशन प्रति माह के हिसाब से देती है। तो ये जो पेंशन देने का कार्य है, ये जो शिक्षा का कार्य है, प्रदेश सरकार ने 3 वर्ष की आयु से दिव्यांगजन को शिक्षा देने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में ये पहला, पूरे प्रदेश में ये पहली चीज थी जब 2006 में 55 डे केयर सेंटर्स बनाए गए थे, और 3 वर्ष की आयु से, अभी आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष की आयु से शिक्षा दिए जाने के प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ हम लोग पहले से जो है SK श्रीवास्तव जी उसके जनक रहे 55 डे केयर सेंटर्स की स्थापना करने के लिए। और उसका जो संरचना थी वो हम लोगों ने ऐसे बनाई थी कि एक अम्ब्रेला में दिव्यांग बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें 3 दिव्यांगता के बच्चे इकट्ठे आते थे, मानसिक मंदित बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे और श्रवणबाधित बच्चे। 3 से 7 साल का ये केंद्र इतना अच्छा फला फूला, इतना अच्छा इसके रिजल्ट आए कि इसको प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा ले लिया गया है। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि 3 वर्ष की आयु से उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की जो एजुकेशन है वो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने लागू की। ये सब एक्ट के ही जो है धाराओं को लागू करने का प्रतिफल है। आपके सामने विभिन्न इंटर कॉलेज, हाई स्कूल और जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, जहां दिव्यांगजन के लिए 50% सीटें रिजर्व हैं हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए, हर डिपार्टमेंट में। मैं वहां 3 साल रजिस्ट्रार रहा। वहां पर ऐसे विभिन्न कोर्सेज चलाए गए जिनको विभिन्न विशेष शिक्षा के जो कोर्सेज हैं उनको RCI से मान्यता लेकर चलवाया गया। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय हमारा प्रदेश का ही नहीं पूरे एशिया में एक ऐसा अलग अपना जो है विश्वविद्यालय है जहां समेकित और इंक्लूसिव एजुकेशन आपको देखने को मिलती है। इसी की परिकल्पना से प्रभावित होकर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे लिए जो बच्चे आएंगे वो नीचे से आएंगे। तो 6 से 12 क्लास तक का
समेकित विद्यालयों की स्थापना कराई गई है, जहां क्लास 6 से क्लास 12 तक नॉर्मल बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ एक छत के नीचे पढ़ेंगे और उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी छात्र एवं छात्राओं के लिए उसमें रखी गई हैं। बहुत शीघ्र ही ये जो हमारे राज्य समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हैं, इनका भी संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। ये भी ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सब एक्ट की धाराओं के अंतर्गत ही कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से जो आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो यूडीआईडी योजना में आप आजकल लोग कार्ड भी बनवा रहे हैं, परंतु जो मूलभूत 40% का जो सर्टिफिकेट है वो आपको एक्ट के अंतर्गत सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ही प्रदत्त है। और आपके लिए जैसे आधार कार्ड है, वैसे ही आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है। 40% की दिव्यांगता का अगर आप सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही आप अन्य सुविधाओं के लिए, तमाम सारी कंसेशंस के लिए आप अहर हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। आप 3% के रिजर्वेशन के लिए पहले तमाम सारे जो चिन्हित पद हैं उनमें आप अप्लाई करते थे, और विशेष भर्ती बोर्डों द्वारा दिव्यांग भाई बहनों का सिलेक्शन भी हुआ है, जिन कईयों में मैं भी जो है उन बोर्ड में रहा हूं जिसमें उनका सिलेक्शन कराया गया है। परंतु ये भ्रांति थी विभिन्न विभागों को कि ये लोग इस अमुक पद पर कैसे कार्य करेंगे, परंतु हम लोगों ने उनको धीरे धीरे 1995 से और ये समझ ली 1920 तक ये बताया, हमेशा उनका एक मेंटल एटीट्यूड चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया, माइंड उनका हमने ये सेंसिटाइज किया कि आप इनको एक बार मौका दीजिए नौकरी के लिए और फिर आप इनका रिजल्ट देखिए। सामान्य लोगों के किसी भी अपेक्षा में कम आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे विभिन्न पदों पर तमाम सारे हमारे दिव्यांग भाई बहनों को रोजगार मिला, सरकारी नौकरी मिली। और इवन आज की डेट में जब हमने वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग प्रारंभ करी विभिन्न ट्रेडों में, चाहे वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो, चाहे रिटेल मैनेजमेंट हो, चाहे ऑफिस सेक्रेटरियल मैनेजमेंट हो, इनमें सब में इनको हमने जो है सिखाया। और सिखाने के बाद इन्हें विभिन्न प्रकार के जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो कॉफी डे हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, लेमन ट्री होटल हो, नोवोटेल होटल हो, इन्फोसिस हो, बेंगलोर में और यूपी में भी तमाम सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहां से बराबर है हमारे पास डिमांड आती है। अभी हमारा स्विगी के संग एक हमने एमओयू किया है बहुत जल्दी, सुविरा इंस्टीट्यूट और स्विगी ने, जिसमें स्विगी के माध्यम से दिव्यांग जन को रोजगार दिया गया है। घर घर उनका भोजन पहुंचाने का काम, उनके ब्रेकफास्ट का पहुंचाने का काम, और तमाम सारे अन्य भी अब आइटम्स स्विगी और जोमेटो लोग जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक जो नए इन्वेंशन है, नए इंटरवेंशन है, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली प्रिवेंशन भी हमारे एक्ट का एक प्रावधान है। जो नई शिक्षा नीति आई है वो हमारे जो एक्ट है 2016 का, इसमें सारी बातें ये विद्यमान है कि हमारे दिव्यांग बच्चों को 18 साल तक बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाए। जैसा कि नई शिक्षा नीति में हमने देखा और पाया कि ये जितने भी प्री प्राइमरी विद्यालय हैं वो अब हमारी नई शिक्षा नीति से प्रभावित हो जाएंगे। और ये जो 3 साल की एज से बच्चों को पढ़ाने का कार्य भारत सरकार ने निर्णय लिया है, ये बहुत ही एक प्रभावी बाद में आपको देखने को मिलेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि इन बच्चों का जो बौद्धिक जो विकास है, जो 3 साल की एज से 5 साल की एज में होता है, वो जितना विकास माइंड करता है बच्चों का, वो निकल जाता था। और दिव्यांग बच्चों के अभिभावक और दिव्यांग बच्चे इससे हमेशा वंचित रहते थे कि उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए। जब बच्चा 8 साल 10 साल का हो जाता तब वो सोचते थे कि चलो इसको ब्लाइंड स्कूल में भर्ती करा दें, या इसको मूक बधिर विद्यालय में भर्ती करा दें, या इसको फिजिकली हैंडीकैप्ड विद्यालय में भर्ती करा दें। परंतु ये जो नए इंटरवेंशन आ रहे हैं, ये हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी विद्यालय बनाए जाने का जो निर्णय इस एक्ट के अंतर्गत हो जाएगा,
तो तमाम सारे आंगनवाड़ी केंद्र हमारे पूरे प्रदेश में ऐसे हो जाएंगे जहां विशेष शिक्षकों की तमाम भारी संख्या में आवश्यकता होगी। और इन 3 साल के 5 साल के बच्चों को स्पेशल एजुकेटर्स ही पढ़ाएंगे। और स्पेशल एजुकेटर्स पढ़ाने के लिए हमारे पास चूंकि अभी बहुत सारी संख्या नहीं है, बहुत सारी भारी संख्या में लोग अवेलेबल नहीं है, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई ऐसा 1 साल का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स डेवलप किया जाएगा, ताकि ऐसे जो हमारे सामान्य शिक्षक हैं उनको हम डिसेबिलिटी से सेंसिटाइज करें, अवेयर करें, और उनके विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं दिव्यांग, वो उसको केटर कर सके, उनको सर्विसेज दे सके। तो हमारे जो सामान्य विद्यालयों के जो बच्चे और सामान्य विद्यालयों के जो टीचर्स हैं वो भी सेंसिटाइज होंगे इन सब चीजों से, माहौल से। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरा लगभग समय जो मुझे अलॉट किया गया था वो पूरा हो गया, और हमारे दूसरे वक्ता जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने अभी चर्चा होनी है, एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी जी का, वो आपको एक्ट की विभिन्न धाराओं की जो डिटेल्स हैं मैंने वो नहीं बताई, इसीलिए कि हमारे अशोक कुमार द्विवेदी जी उसको बताने के लिए, चूंकि वो खुद भी एडवोकेट हैं, तो धाराओं को जितना अच्छा व्याख्यान हमारे द्विवेदी जी करेंगे उतना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपको नागेश जी से मैं इजाजत चाहूंगा कि मेरा समय लगभग पूरा हो गया है, और मैंने आरपीडी एक्ट में सभी पार्टिसिपेंट्स को, सुनने वालों को एक नटशेल में इतने कम समय में मैं जितनी ज्यादा बात बता सकता था, गागर में सागर भरने वाली बात थी, वो मैंने आपको दी है। और फिर भी कम रह जाएगा तो मैं आप हमेशा आपके लिए साथ हूँ। चाहे तो नंबर आप नोट कर लीजिए 8935031769। आप कभी भी मुझे ऑफिस टाइम में बात कर सकते हैं, मुझसे परामर्श ले सकते हैं, और किसी भी प्रकार का मेरे लिए ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके काम आ सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बातें बताई वह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर इस कानून के आने तक की यात्रा थी। कानून आने के पश्चात में किस तरीके से बदलाव होंगे, नई शिक्षा नीति में क्या क्या और चीजें हमसे जुड़ेंगी, इन सब पक्षों पे आपने बड़े बेहतरीन ढंग से अपनी बातें रखी। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को इस बात से पहले से ही परिचय है, मैंने पहले ही इस बात को बता दिया है कि आप लोग वह शख्सियत है। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सर, आप लोग वे प्रतिमाएं हैं, वे प्रतिभूतियां हैं जिनके बारे में अब कुछ शेष कहना शेष नहीं होता। आप तो इसके स्वरूपात्मक स्वरूप है। आप लोगों ने ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम या जो भी इस तरीके की हमारे विभाग की संरचना में भी कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में आप लोगों ने अपनी प्रतिभागिता अवश्य ही निभाई है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया और बड़ा अच्छा आश्वासन आपका रहा कि आप अभी हमारे साथ हैं और हमारे छात्र छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर भी आपके द्वारा आपके मुखार बिंदु से हमें मिलेंगे। यह हमारे लिए गौरव का विषय होगा। अब हम कार्यक्रम के अग्रभाग की तरफ चलते हैं और अपने प्रतिभागियों को मैं बताना चाहूंगा कि अब हम आपके सामने जिस स्वरूपात्मक स्वरूप प्रतिभा को, एक ऐसे प्रतिमूर्ति को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो धरातल स्तर पर दिव्यांगता की जो पीड़ा होती है, दिव्यांगता की जो परिस्थितियां होती है, उन सभी परिस्थितियों को जानते हुए, उन सभी परिस्थितियों को समझते हुए और समाज से कंधा मिलाकर दो चार होते हुए भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न समितियों में अपनी प्रतिभागिता करते हुए एडवोकेसी में एक उत्कृष्ट चरम स्थान को प्राप्त करते हुए वरिष्ठ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, परम आदरणीय बड़े भाई स्वरूप हमारे निर्देशक श्री एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी सर का मैं आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे बीच आए। यह पूरा पटल हमारा परिवार है, आपका यह आशीर्वचन मिलेगा तो हमारा ओजपूर्ण मार्गदर्शन होगा। श्री अशोक कुमार द्विवेदी सर। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
बिल्कुल आवाज आ रही सर। थैंक यू। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय। जय। जय सर। हमारे बीच में उपस्थित परम अनुभवी श्रीमान अखिलेश जी भाई साहब, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश श्रीमान SK श्रीवास्तव साहब, आप सभी प्रतिभागियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत। और इसी के साथ धन्यवाद, आभार सहित श्रीमान नागेश जी का मैं वंदन, अभिनंदन जरूर करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यह अवसर दिया, यह मंच दिया कि आप सबके बीच हम अपनी बातें रख सकें। आज का विषय लेने से पूर्व इतिहास की बातें आई, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बातें आई। अगर हम इसके और पहले जाएं, अपनी भारतीय संस्कृति को देखें, तो पूर्व में चाहे वो राम राज्य रहा हो, चाहे वो कृष्ण का काल रहा हो, या कोई अन्य देशकाल परिस्थिति रही हो, दिव्यांगजन के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आम जन बिल्कुल वैसे ही उनके साथ व्यवहार करते थे और व्यवहृत होते थे जैसे सामान्य जन हो। आप सोच सकते हैं, वह धनी संस्कृति, परम वैभव को प्राप्त भारत माता आज विवश है कि दिव्यांग जन के लिए आज हमको ये सेमिनार करना पड़ रहा है, ये वर्कशॉप करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से यह मानव मूल्यों में, नैतिक मूल्यों में ह्रास का परिणाम है, जिसके लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। किसी एक व्यक्ति को या किसी एक सरकार को दायित्वधारी ठहराना अनुचित रहेगा। मैं बात करता हूं, अभी बात आई है सेंसिटाइजेशन की, और सेक्शन 89 की बात भाई साहब ने भी करी, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने भी अपना यशस्वी ओजस्वी वक्तव्य दिया है। अखिलेश जी भाई साहब ने तो पूरा एक विस्तार पूर्वक विवेचन ही किया। हमारा विषय ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ इतना है कानूनी पहलू क्या है। कानूनी पहलू पर जाने के पहले जिसके लिए यह अधिनियम बना है, हम उधर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। सेक्शन 2 पे आपको हम बुलाना चाहेंगे। धारा 2 में जब आप देखते हैं तो सेक्शन 2S, सेक्शन 2T, सेक्शन 2R, इनको जब देखते हैं तो ये 3 भिन्न प्रकार की दिव्यांगता से रेफर करती हैं, भिन्न दिव्यांगता की कैटेगरी को रेफर करती हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अभी भाई साहब ने बताया होगा, 40% और मोर देन 40% जो पर्सन होते हैं, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उनको ऐसा बोला है तो वह पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होते हैं। दूसरा आया पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी को आपके सामने अच्छी तरह रखूं, इसके लिए आपका ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे। अभी 20 अगस्त को मुंबई उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, रजनी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप जब इसको देखेंगे तो अभी ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर पर्सन विद डिसेबिलिटी होता क्या है। क्योंकि जो डेफिनेशन दी गई, हमने YouTube पे ये वीडियो भी डाली है और उसका टाइटल दिया है पति का अभिभावक कौन। पार्ट फर्स्ट में था, पार्ट सेकंड में हमने दिया हुआ है कि RPWD एक्ट होते हुए भी आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 प्ले में कैसे आ गई। ये सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड इशू है, इसलिए इस विषय को मैं जरा सा विस्तार से लेना चाहूंगा।
क्योंकि अपने समाज में आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इशू नहीं किया है, या और कोई कारण है, परंतु वह पर्सन विद डिसेबिलिटी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी से मिलने वाले लाभों से वह वंचित है। रजनीश शर्मा जी के केस में यह हुआ कि उनके हस्बैंड जो हरिओम शर्मा जी थे, उनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे, बहुत सारी कंपनीज में उनके शेयर थे। कुछ कंपनीज ऐसी थी जिसमें रजनीश जी के 10% शेयर थे। जब हरिओम जी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, कोकिला बेन हॉस्पिटल में, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में, कई सारे अस्पतालों का ट्रीटमेंट हुआ, और जब उनकी सिचुएशन स्टेबल हो गई, स्थिर ही रही, तो डॉक्टर्स ने कहा आप इनको ले जाइए अपने घर, वहीं पर इनकी सेवा कीजिए, स्थिति ऐसी इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम है। रजनी जी ने काफी प्रयास किया, अपने घर को एक तरह से नर्सिंग होम में बदल दिया, नर्सिंग स्टाफ रखे, सारी की सारी फैसिलिटीज जो एक अस्पताल में होती है वो किया, यहां तक कि जीवन रक्षक आवश्यकताओं की आपूर्ति भी घर में ही कर लिया उन्होंने, वेंटिलेटर एक्सेट्रा जो भी होता है। अब जब ऐसी स्थिति आ गई, सारी इनकम की दिक्कत आ गई, पैसे नहीं रहे, तो विवश होकर के रजनी जी को बैंक में जो उनके पति के पैसे थे उसको निकालने के लिए जाना पड़ा। बैंक ने मना कर दिया और कहा बहन जी आपका तो ना तो ज्वाइंट अकाउंट है और ना ही आप इनके गार्जियन हो, इसलिए हम पैसा निकालने के लिए आपको अलाउ नहीं करेंगे, उनको मना कर दिया। इन सब परिस्थितियों में विवश होकर के रजनी जी को हाई कोर्ट जाना पड़ा 226 में। मोड़ यहां पे आता है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाई कोर्ट में जब ये मैटर गया तो डिवीजन बेंच में नामी गिरामी एडवोकेट्स वहां अपीयर हुए, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अरुणावाला केस जो सुप्रीम कोर्ट था उसको रेफर करते हुए मेंटल हेल्थ एक्ट, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, सीपीसी की ऑर्डर 32, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इन सबको कंसीडर किया और बहुत सारी जो प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के उनको भी रेफर किया जो उनके सामने लाए गए। मुझे ये कहते हुए कतई हिचक नहीं है, मैंने ये बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो अपनी अभी वीडियो मैंने कल डाली थी, मैंने उसमें भी ये बात कही है, और आज इसलिए कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे बंधुओं ने वो वीडियो हो सकता है ना देखी हो, इसलिए बात रख रहा हूं कि कहां पर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अभी मैंने चर्चा किया पर्सन विद डिसेबिलिटी की, ऐसा कोई भी व्यक्ति, महाराष्ट्र में लातूर में मैं एक वर्कशॉप में था, वहां भी ये इशू आया था, तो वहां पे इसको लिया था हमने विषय। पर्सन विद डिसेबिलिटी की परिभाषा में जब आप आते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म से अगर कोई मेंटली फिजिकली कन्फाइंड टू बेड हो गया है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी में नहीं हो पा रहा है, तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आएगा तो निश्चित रूप से जब अभी चर्चा हो रही थी चैप्टर 2 की, सेक्शन 14 वहां पे आता है गार्जियन अपॉइंट करने की प्रोविजन। गार्जियन अपॉइंट करने के कई सारे प्रोविजन है, हमने अपने यूट्यूब में डाला भी है। ऑर्डर 32 में जो गार्जियन अपॉइंट होते हैं वो सिर्फ उस मुकदमा विशेष के लिए होता है। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट जो होता है वह सिर्फ माइनर के लिए होता है। जो मेंटल हेल्थ एक्ट में गार्जियन होता है वो दूसरा पर्पस होता है उसका, उसको राइट्स नहीं होते। मात्र आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में सेक्शन 14 है जो लिमिटेड गार्जियनशिप देता है। लिमिटेड गार्जियनशिप के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह लिखा, इन सारे एक्ट्स को कंसीडर करने के बाद उनको यह नहीं दिखा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए गार्जियन अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 14 का प्रोविजन है और उसके तहत लोकल अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकते थे, वो हाई कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रति उनके सामने या तो विषय नहीं लाया गया या माननीय न्यायाधीश महोदय ने या माननीय जो कानूनविद थे उन्होंने माननीय न्यायालय के सामने ये विषय नहीं रखे।
वरना ऑनरेबल हाई कोर्ट को, डिवीजन बेंच को यह होल्ड ना करना पड़ता कि गार्जियन अपॉइंटमेंट के लिए कोई लॉ नहीं है। जो मैंने यूट्यूब डाली, मैंने उस जजमेंट को पूरा पूरा ऐसे मैंने वीडियो से चला के दिखा दिया आपको भी, आप उसमें देख सकते हैं। जब अशोक कुमार द्विवेदी आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपके सामने ही वो वीडियो अवेलेबल है। अब इसके लिए हम क्या करें? हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन ऐसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, लेकिन या तो सर्टिफिकेट नहीं है या लॉन्ग टर्म जो है वो डिफाइन नहीं किया गया एक्ट में। अब अगर लॉन्ग टर्म डिफाइन नहीं किया गया, लॉन्ग टर्म माने क्या? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 15 दिन, क्या? तो इसके लिए कंफ्यूजन है लोगों में। एक तबका यह बोलता है कि 6 महीने से 8 महीने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वह लॉन्ग पीरियड है, परंतु अमेरिका का जो गाइडलाइन है वहां 12 महीने से ऊपर यदि हो गया तो वह लॉन्ग टर्म माना जाएगा। किसी भी कारण से व्यक्ति कन्फाइंड रह गया, चाहे किसी डिजीज की वजह से, चाहे न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर रहा हो, चाहे मेंटल रहा हो, चाहे फिजिकल रहा हो, व्हाट एवर द रीजन वाज, अगर उसका फुल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, हर्डल हुआ उसको, वह पब्लिक में नहीं जा पा रहा, अपनी बातें नहीं रख पा रहा, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा, तो वह पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया। अब जब पर्सन विद डिसेबिलिटी वह हो गया तो निश्चित रूप से सेक्शन 14 के तहत तो गार्जियन अपॉइंट हो सकता था। एक तरफ पैसे की क्राइसिस है, दूसरी तरफ आदमी को दौड़ाया जा रहा है हाई कोर्ट के लिए, यह कहां का न्याय है? निश्चित रूप से जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, श्रीमान अखिलेश जी भाई साहब ने और अपने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन जो श्री एस टी श्रीवास्तव थे, उन्होंने भी कहा डिसेबिलिटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। स्टेट कब करेगी? महाराष्ट्र की स्टेट कब करेगी? 2016 का एक्ट है और आज 2020 में हाई कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने भी मुझे लगता है कि बहुत सारे विधिवेत्ता ऐसे हैं, बहुत सारे जजेस ऐसे, जैसा भी श्रीमान अखिलेश जी भाई साहब ने कहा कि सेंसिटाइजेशन की जरूरत है और जो कैंपेन चल रहा है, आपने विषय बहुत अच्छा चुना है, इसलिए सेंसिटाइजेशन की जरूरत हमारे जजेस को भी। कुछ जजेस बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, पढ़ते हैं। आपको मैं उदाहरण दूं, आपको याद होगा एक अभी मैंने ऑर्डर 32 की चर्चा किया और जो रंजीत शर्मा का केस था उसमें भी ऑर्डर 32 चर्चा में आया है। एक बहन जी थी मलप्पा जी, साउथ इंडिया केस है ये। वह जो बहन जी थी, कई बहनें थी, एक बहन चूंकि डीफ एंड डम थी, उसको हिस्सा नहीं दिया प्रॉपर्टी में, सारी प्रॉपर्टी लोग हड़प करना चाह रहे थे। डिग्री भी हो गई सिविल कोर्ट से, मजे की बात देखिए, क्योंकि दिव्यांग है, कोई साधन नहीं उसके साथ, कोई बताने वाला नहीं। और जब इस ढंग से बात आई और पता चला तो कोई अच्छे लोग रहे होंगे, कोर्ट में मैटर आया। सिविल कोर्ट ने जो डीफ एंड डम था, यहां पर टेक्निकल बात बता दूं, ऑर्डर 32 जो होता है वह सिर्फ अनसाउंड माइंड के लिए अप्लाई करता है सीपीसी का। ऑर्डर 32 रूल 15 जो अनसाउंड माइंड है उनको डील करता है। लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया संपत्ति के संबंध में, क्योंकि मुकदमा था, मुकदमे में गार्जियन अपॉइंट होना था, बिना तीसरे की वो बात कह नहीं सकती थी, चूंकि डेफ थी वो, इसलिए ऑर्डर 32 रूल 15 का वहां पे हवाला दिया। लोअर कोर्ट ने इसको मान भी लिया और उनको गार्जियन अपॉइंट कर दिया उनका, और डिग्री भी उनके पक्ष में कर दिया, कहा नहीं डीफ एंड डम है, इससे इनका प्रॉपर्टी का राइट खत्म नहीं होता है, इसलिए इनका प्रॉपर्टी रहेगा, हिस्सा मिल गया। उनकी बड़ी बहन जो कुछ ज्यादा धनी थी, हाई कोर्ट में गए, उन्होंने चैलेंज इस बात को किया, चूंकि ये डीफ एंड डम है और सीपीसी की जो ऑर्डर 32 रूल 15 है वह सिर्फ अनसाउंड माइंड पे लागू होती है या माइनर्स पे लागू होती है, डीफ एंड डम के लिए प्रोविजन नहीं है। आपको याद होगा मैंने अपने YouTube चैनल पे अशोक कुमार द्विवेदी नाम जब सर्च करेंगे, मैंने वीडियो डाली है इस पर भी, और मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उस पर एलेबोरेटली हमने एक्सप्लेन किया हुआ इस बात को। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस बात को फुल्ली फॉलो किया और कहा कि जब कोई व्यक्ति डीफ एंड डम हो गया, बोल नहीं पा रहा है, साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसकी नियर रिलेटिव ही समझ सकते हैं, और ये बोलने की जो उसकी कॉग्निटिव स्किल जो है, उसके जो मस्तिष्क है वह चूंकि क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए नहीं समझ पा रहा है।
और इसीलिए मैंने जो वीडियो डाली है, लड्डू बांटिए, इस तरह से मैंने वो अपना थंबनेल लगाया हुआ उस पर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऑर्डर 32 रूल 15 डीफ एंड डम पे भी अप्लाई होगा, और इस तरह से जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनके लिए एक रास्ता खुल गया। ऑर्डर 32 रूल 15 में वो मुकदमे में गार्जियन अपॉइंट करा सकते हैं और आराम से भी प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। इसलिए मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटी के इशू को यहां पे लिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी पता लगा कि आप बिस्तर पे हो गए, साल भर बिस्तर पे हो गए, नहीं कहीं जा पाए, तो भी आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए, किसी भी कारण से हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल काज हो, कोई भी कारण हो, अगर इफेक्टिव और फुल पार्टिसिपेशन में हर्डल क्रिएट करने वाली ऐसी कोई बात हो गई तो निश्चित रूप से पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। और सर्टिफाइंग जो अथॉरिटीज हैं उनको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो इस बात को ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली वो केसेस को डिसाइड करें। अब मैं आता हूं आपके सामने, चूंकि हमसे लीगल पहलू की बात कही गई है, बहुत सारे ऐसे अपने बंधु हैं गांव में। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, अभी आज की जो वीडियो डाली है वो भी अपने दिव्यांगजन की डिमांड पे डाली है, सेक्शन 92A पे। किसी सार्वजनिक स्थान पर वो गए थे, क्योंकि वो पैर से दिव्यांग हैं, और उन्होंने स्पेशली मुझे फोन किया, भाई साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे लूला लंगड़ा ऐसा कह के मुझे अपमानित किया, गालियां भी दी हैं। वो सुसाइड करने जा रहे थे, यू कांट बिलीव, आत्महत्या करने जा रहे थे, इतने पीड़ित हो गए वो, जबकि ही इज द क्वालिफाइड पर्सन, ही इज PhD डॉक्टरेट डिग्री से वो नवाजे गए हैं, उसके बावजूद इतने दुखी हो गए वो। मैंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी सहायता होगी। खैर उनको बात करते करते बचाया, ऐसा कुछ नहीं होने दिया। सेक्शन 92A, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था। भारत सरकार सेक्शन 92A को डिक्रिमिनलाइज करने जा रही थी, प्रस्ताव भी आ गया था। सक्षम ने और बहुत सारे संगठनों ने, अपने देश के जितने भी स्वैच्छिक संगठन ने, सबने हाथ लगाया, सबका सहयोग रहा, और उसके कारण भारत सरकार को वह संशोधन वापस लेना पड़ा। वही 92A लोगों का जीवन रक्षक है, उनके मानवाधिकारों का संरक्षण करता है। कोई भी दिव्यांगजन व्यक्ति यदि कहीं भी पब्लिक व्यू में किसी के द्वारा इंसल्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, तो यह दंडनीय अपराध है। दिस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल बोले तो ऑफेंस दो तरह के होते हैं CRPC में, एक नॉन कॉग्निजेबल, दूसरा होता है कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल जो होता है उसमें दरोगा साहब आपकी FIR बहुत कहने सुने दर्ज भी कर लें तो वो तफ्तीश नहीं करते, लेकिन जो कॉग्निजेबल होता है उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से 155(2) में जाने की जरूरत नहीं, उनको सीधे वो संज्ञान लेना शुरू करके तफ्तीश शुरू कर देते हैं, वो FIR दर्ज हो जाती है। तो अब यहां पर जब उनको आपने उनकी विकृति को, उनकी दिव्यांगता को लक्षित करते हुए कोई बात कही, तो इसके साथ सेक्शन 92A ही नहीं आ रहा है, सेक्शन 92A के साथ साथ आपका एक सेक्शन IPC का सेक्शन 303, 504, 506 वगैरह भी आएंगे। तो जब मैंने जो वीडियोस डाली यूट्यूब पे FIR करके डाली हैं, FIR, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे FIR भाई अशोक कुमार द्विवेदी तो आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें साफ साफ मेंशन किया है इस बात को कि FIR कैसे लिखनी है, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसने, इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे आप। FIR दर्ज कराइए, और जब FIR दर्ज कराएंगे तो IPC का जो धारा है, जो भी धाराएं लगती हो तो रहेंगी, साथ में आपकी RPWD की सेक्शन 92A भी आएगी। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल धाराएं भी हो गई IPC की 323, 504, तो अगर IPC की सभी धाराएं नॉन कॉग्निजेबल हो गई, परंतु ये धारा ये कॉग्निजेबल है, तो सारा का सारा अपराध कॉग्निजेबल हो जाएगा और वो कॉग्निजेबल तरह से ट्रीट किया जाएगा। और 92A में जो आपको लाभ दिया गया है वो ये है कि जिसने भी आपके साथ इस तरह का अपराध कारित किया है उसको मिनिमम 6 माह की
और अधिकतम 5 साल की सजा है विद फाइन। फाइन की कोई सीमा नहीं है, ये ग्रेविटी पे तय होगा कि कैसे कितना अपराध हुआ है। अब यहां पर मैं एक बात और रखना चाहूंगा, ये सब हमारा सामान्य जो दिव्यांगजन है ना, वो नहीं कर पाता है। अभी हमारे सुल्तानपुर के एक व्यक्ति, वो बेचारे डर रहे थे, क्योंकि वो वकील साहब उधर से उनकी जमीन हड़प रहे थे। दरोगा जी का अब मैं क्या कहूं, अभी सेंसिटाइजेशन की बात आ रही थी, हमारे भाई साहब कह रहे थे पुलिस तो भी बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं है, या है भी तो ना के बराबर शून्य है। आज आप पूरा आंकड़ा उठा के भारतवर्ष का देख लीजिए तो एफआईआर जो दिव्यांगजन की ओर से हुई है दिव्यांगजन अधिनियम के अनुसार या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, अभी 0 या 1-2% हुई होगी। कहीं एक आध आप देख सकते हो गई हो तो हो गई, वरना कोई ऐसी धारा नहीं है, अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। अभी मैं कल एक दरोगा इससे बात कर रहा था, अचानक ऐसे मिल गया, बोले क्या हो रहा है, मैंने बताया उनको, यूट्यूब की बात बताई। बोले अरे भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई धारा है क्या। तो अभी इसमें सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी मुख्य अतिथि थे श्रीमान एस के श्रीवास्तव जी, निश्चित रूप से अपनी ओर से गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश को जरूर लिखेंगे, क्योंकि अवनीश अवस्थी जी हैं, अवनीश अवस्थी जी भी सेंसिटिव हैं, उनसे कह के एक कैंपेन इस पर शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस जमीन पे रहती है। अगर पुलिस सेंसिटाइज हो गई तो सच मानिए दिव्यांगजन के साथ जो दुराचरण होता है, जो दुर्व्यवहार होता है, जो परेशान होते हैं, काफी हद तक निजात मिल जाएगी। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि हमारे ऐसे बंधु इस धारा का दुरुपयोग करें। अभी आपके सामने एक विषय और लाता हूं मैं। हमारे एक बंधु हैं, अपने यही अयोध्या जनपद के हैं, वो पैर से दिव्यांग हैं, टीचर भी हैं, उनकी भी शादी हुई, बढ़िया शादी हुई। पत्नी का कुछ मामला था, वो मायके चली गई और उसने सीधे बोल दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर तहेज़ुब प्रेम का मुकदमा कायम कराऊंगी। और आपको बिलीव नहीं होगा, एक वीडियो भी बहुत पहले आपके सामने वायरल हुआ था, और दूसरा वीडियो वायरल होने था लेकिन नहीं हुआ। पत्नी ने उस दिव्यांग पति को बुरी तरह उसी की बैसाखी से मारा और बैसाखी को तोड़ दिया। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि जो जेंडर बेस्ड कानून आए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आए हैं, 498A आया है, घर के जितने भी लोग हैं, माँ बाप, देवर भाभी, भौजाई, फुआ फूफा, मामी मामा, सबको पार्टी बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर दिव्यांगजन के प्रति वो ऐसा करना चाहती हैं, ऐसी कोई बहनें, तो पहली बात उनको इससे बात आना चाहिए, पहली बात तो ऐसा मिसयूज नहीं करना चाहिए किसी कानून का। और अगर मिसयूज करने की स्थिति में आती हैं तो मैं बता दूं, सेक्शन 92 की जो प्रोविजन है उसमें भी साफ साफ है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, चाहे जानबूझकर उसके जो कृत्रिम उपकरण हैं, बैसाखी है, उसका जो भी उपकरण है उसको तोड़ फोड़ देता है या उसका दुरुपयोग करता है, उससे उसको वंचित करता है, तो यह भी ऑफेंस है। मैंने वीडियो इस पर एफआईआर डाली हुई है, इसलिए मैं ज्यादा यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रीफ में चर्चा ले रहा हूं। ये तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या आ रही है, मैंने भी जैसे बताया रजनीश शर्मा केस में पर्सन विद डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रही है। और अगर ग्राउंड रूट की बात करूं तो जो लोग योग्य नहीं है उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां विभाग में कुछ कैसे करके वो योग्य भी नहीं है, सर्टिफिकेट जारी हो जा रही है। और जो योग्य जन है, मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, उसके दोनों हाथ नहीं है, उसको सर्टिफिकेट कितना दिया है, 25%। आप सोच सकते हैं इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं करप्शन इसके पीछे जरूर है। तो ऐसे बंधु जिनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रही है, यूडीआईडी यानी स्वावलंबन कार्ड.gov.in पे जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं हो पा रही है, या वहां गए उनका असेसमेंट हुआ लेकिन जो असेसिंग अथॉरिटी है उसने साफ मना कर दिया, परसेंटेज उनका डाउन कर दिया या नहीं दिया, उनको बोले आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, आप इसके लिए योग्य नहीं हो, तो वहां पर बड़ी सीधी बात है, आपको जब ये आपको मिलता है ऑर्डर लिखित में कि साहब वो आप डिसेबल नहीं हो, तो सीधी सी बात है आपको चाहिए कि बिना देर किए 30 दिन का 40 दिन का जो भी समय है उसके अंदर अपील अथॉरिटी होती है, आपको अपील करनी चाहिए कि हमको ये दिव्यांगता सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया है, जबकि मैं इस तरह दिव्यांग हूं और भारत सरकार के द्वारा जो
2018 में गाइडलाइन जारी हुई है, मेरा प्रतिशत इतना आता है, इन्होंने कम दिया है। यहां तक कि अगर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हो गई और आपका प्रतिशत 40 दे दिया उन्होंने या 50 दे दिया, परंतु आपको लगता है कि मेरा विकलांगता का दिव्यांगता का प्रतिशत 80 है, 90 है, 100 है, 95 है, तो भी आप अपील कर सकते हैं। वन रैंक ऑफिसर उनके यहाँ है, आप जा सकते हैं, नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है, अपील करके रीअसेस करवा सकते हैं और आराम से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पा सकते हैं। यहां एक बात और बताऊं मैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक खास बात आई है, अभी ये मैं या 3-4 साल पहले की बात है, और अभी सरकार ने भी इस पर आपने देखा होगा असेसमेंट कराया था। जो लोग प्राइमरी स्कूल में नौकरियां कर रहे थे, टीचर बन गए थे डिसेबिलिटी कोटे में, सबका असेसमेंट हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नौकरी छोड़ के भाग गए, नौकरी नहीं किया, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी थी। अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के यूज करता है तो आप पक्का मान के चलिए कि वह सिर्फ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत अपराध नहीं कर रहा है, यहां तो अपराध है ये उसका। साथ साथ आईपीसी की सेक्शन 420, सेक्शन 467, 468, 471, 472, ये सारे सेक्शंस भी प्ले में आएंगे और आप समझ सकते हैं कि फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए कृपया दिव्यांग जन के प्रति यदि कोई लाभ आप फर्जी तौर पर ले रहे हैं या कोई ले रहा है समाज का, तो इससे उसको स्वयं को प्रिवेंट कर लेना चाहिए, वरना कानून सख्ती से आ रहा है और फिर कोई ये ना कहे कि देखिए हम तो गलत फंस गए। इसी के साथ कई सारे मामले हमारे सामने ऐसे आए जब दिव्यांग जन ऐसे थे जिनको गार्जियन की जरूरत थी और गार्जियन ने ही उनके साथ गड़बड़ करना शुरू कर दिया, वो चाहे नेशनल ट्रस्ट एक्ट का मामला रहा हो या सेक्शन 14 का। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं अच्छा इसकी शादी वादी नहीं हुई है, ये तो दिव्यांग है, कोई बात नहीं है, इसको जुगाड़ बनाओ, गार्जियन बन के इसकी प्रॉपर्टी किसी को बनामा करवा देते हैं, अपने परिवार में किसी के नाम कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो माफिया लोग होते हैं, जो ऐसे सफेद पोश होते हैं, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा होती है और दिव्यांगजन की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाए कैसे। आज जो समाज में जरूरत है हमारे दिव्यांगजनों को, 3 चीज की खास जरूरत है। एक तो उनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम कमजोर हैं और हम अकेले हैं। बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से इस बात को, आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग की रूप से ये सोच रहे हैं। आप जरा सा आगे तो बढ़िए, आप एक कदम बढ़ेंगे, दुनिया और समाज आपके सामने साथ में 10 कदम चलेगा। इसलिए चैतन्य रहिए, सचेत रहिए, अपने अधिकारों के प्रति आगे बढ़िए, जागरूक रहिए। आपको और एक संज्ञान में बात बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की एक खास बात है, संघर्ष यहां से शुरू होता है, क्रांति यहीं शुरू होती है, मंगल पांडे यहीं से शुरू होते हैं। ये जो संरचना है, ये जो समाज में विकृति आई है, इसके लिए दोषी कहीं ना कहीं हम सामान्य समाज को नहीं कह सकते, हमारा दिव्यांग समाज भी है। महात्मा गांधी ने कहा था और इसके पहले भी हमारे पूर्व संतों ऋषियों मुनियों ने भी कहा था, जब हम अत्याचार सहते हैं और आवाज नहीं उठाते तो पापी वो नहीं जो अत्याचार कर रहा है, बल्कि उससे बड़े पापी हम हैं जो हम अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गीता साफ बोलती है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म अहिंसा तथैव च। अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना कहीं से भी गुनाह नहीं है, अपनी बात को आगे उठाना ही चाहिए। एजुकेशन की बात आई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप जब पढ़ेंगे, ऊपर इंट्रोडक्शन देखेंगे, वैदिक काल की बात उसमें आई है। और जो उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से आप विश्वास मान के चलिए कि दिव्यांग जन के लिए एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा। और अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे कुछ स्पेशल एजुकेटर लोग, कि हम लोगों की स्थायी नौकरी कब लगेगी, हम लोग स्थायी होंगे कि नहीं होंगे। नई शिक्षा नीति ने तो हमारा कबाड़ा ही निकाल दिया है। तो इस मानसिकता से निकलिए। नई शिक्षा नीति जो आई है, इसमें स्टेट को बहुत कुछ करना है, इसमें एनजीओज रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, एक अभी पूरा एक यूं कह सकते हैं गाइडलाइन बनना है
स्पेशल एजुकेटर की जरूरत के बिना, स्पेशल एजुकेटर के बिना, या जो विशेष शिक्षक नाम भले कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना उनके दिव्यांग जन के पुनर्वासन की कल्पना नहीं की जा सकती। समावेशन की बात जरूरी है। जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करते हैं, सेक्शन 16 की बात करते हैं, तो वहां पर जितने भी विद्यालय हैं फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड, वो साफ साफ डील करता है ड्यूटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन। जो सामान्य विद्यालय है, अभी आगरा के एक मैटर आया था, वहां का विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, उन्होंने सीधे बोला आईडी का बच्चा है, उनको एडमिशन करने से मना कर दिया। मेरे पास मैटर है, मैंने कहा क्यों मना कर देंगे, किस प्रोविजन के तहत, सेक्शन ये है, क्योंकि मेरे पास टीचर नहीं है। अभी हमने कल ही तुरंत ही उनको ऑर्डर भेजा, मैंने कहा कि आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू अपॉइंट स्पेशल एजुकेटर इन योर स्कूल। आप सीबीएसई से हो तो आप एग्जेम्प्टेड नहीं हो, आपको अपना पूरा स्कूल वेरियर फ्री करना है, आपको स्टूडेंट को सारी फैसिलिटीज देनी है, सारी फैसिलिटीज आपको देनी है। फैसिलिटीज देने के साथ साथ आपको घर तक भी उसको छोड़ना है। आपको जितने सामान्य बच्चे वहां पे, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार तो नहीं हो रहा है, मानसिकता का शिकार, मानसिक मंदिर का शिकार तो नहीं हो रहा है, इसका चेकअप भी होते रहना है। इट्स योर मैंडेटरी ड्यूटी। और जस्टिस पाने की बात आती है, जहां भी आप देखेंगे लीगल अथॉरिटी सेल, सुप्रीम कोर्ट जाइए तो वहां, हाई कोर्ट जाइए तो वहां, जिले में आइए तो यहां, तहसील में जाइए तो वहां, लीगल अथॉरिटी सेल आपके सामने है। लीगल अथॉरिटी सेल अगर तहसील में जाइए तो वहां एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, तहसीलदार उसके सचिव होते हैं। जिले में आप आइए, जिला जज साहब उसके अध्यक्ष होते हैं और एक मजिस्ट्रेट होते हैं जो उसके सचिव होते हैं। कोई भी दिव्यांगजन अगर किसी भी तरह से अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आगे आना चाहता है तो ये उसकी मैंडेटरी ड्यूटी है कि वह वहां तक पहुंचे, एक एप्लीकेशन दे, एक फॉर्मेट है, फॉर्म भरे, अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाए। आप देखेंगे सरकार की ओर से सारी की सारी फैसिलिटीज मुफ्त दी जा रही हैं। आपको नकल निकलवाना है, आपका दावा तैयार होना है, आपको कोर्ट फी देनी है, आपको वकील चाहिए, सारी आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कहीं से एक भी पैसा नहीं दिया जाना है आपके द्वारा। तो दिव्यांगजनों को खुद सतर्क होना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमें कैसे अपने अधिकारों को लड़ना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे, हम दिव्यांग हैं, हमारे अधिकार हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम कर्तव्य से विमुख हो जाएं। हमारे अपने कर्तव्य भी हैं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप अच्छे नागरिक बनिए, अच्छे नागरिक बनेंगे, सभ्य नागरिक बनेंगे, समाज आपके साथ खड़ा होगा। हां, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनसे निपटने के लिए नागेश जी जैसे लोग, अखिलेश जी जैसे लोग, एसके श्रीवास्तव जैसे लोग समाज में भी हैं, आपके साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला खड़े होंगे। और निश्चित रूप से आप ये जंग हारने वाले नहीं है, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनना है, परम वैभव तक ले जाना है। ये एक्ट तो एक माध्यम है, निमित्त मात्र है। इंटरप्रिटेशन आगे होते रहने हैं। और इसीलिए मैं जो साउथ के जज साहब हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। अभी हाल में आपने देखा होगा सीएए का एक जुलूस निकला था, लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था। अपने मानसिक मंदिर बंधु थे आईडी के, साउथ का केस है ये, भीड़ जा रही थी, वो भी मुर्दाबाद जिंदाबाद जो भी नारे लग रहे थे उसमें वो भी शामिल हो गए। अब आप बिलीव नहीं करोगे, सेंसिटाइजेशन की बात कर रहा हूं, जिसको साउथ की बात करते हैं, साउथ में बड़ी अच्छी दर है, साक्षरता दर बहुत बढ़िया है, वहां की बात कर रहा हूं। हाई कोर्ट में पिटीशन गई एफआईआर क्वेश्चन के लिए, और जब क्वेश्चन के लिए एफआईआर गई वहां पर, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरा उसको पढ़ा और उन्होंने कहा ये तो मेंटल इलनेस का शिकार है, इसकी अभी जो मेंटल डिसऑर्डर का, और इसकी एज ठीक है सर्टिफिकेट 22 साल 25 साल की होगी, लेकिन यहां पे इसकी उम्र 10 साल सोच के माध्यम से बताया जा रहा है, बच्चा है। और इसी आधार पर सीआरपीसी की उस प्रोविजन को लेकर के, आईपीसी के प्रोविजन को लेकर के उसकी एफआईआर पेश कर दी गई और यह कहा कि इनके द्वारा किया गया कोई अपराध
अपराध नहीं है। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हाई कोर्ट में अभी जजेस भी ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, और इस एक्ट को एक्सप्लेन करने में, इस एक्ट को इंटरप्रिटेट करने में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 जिस पर अपना भारत सिग्नेटरी है, उसकी लाइट में इंटरप्रिटेशन करते चले जा रहे हैं। ये सुखद बात है। सेंसिटाइजेशन की ओर हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी काम और करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप सब साथ रहेंगे, हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बातें तो बहुत सारी कहने की हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर जितनी लंबी चर्चा करिए वो कम ही है। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, वो चाहे स्पेशल एजुकेटर हो या हमारे प्रतिभागीगण हो, सिर्फ ई सर्टिफिकेट के लिए या सर्टिफिकेट के लिए ही सेमिनार वेबिनार को अटेंड नहीं करें, नॉलेज के लिए अटेंड करें। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बंधु होते हैं जो पता लगता है अपना, क्योंकि हम लोग कहते हैं वीडियो और माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, वीडियो माइक्रोफोन ऑफ कर देते हैं, दूसरा काम करते रहते हैं और बीच में एक आध दो कमेंट कर दिया तो बहुत बढ़िया, हाँ हमारी हाजिरी है। तो ये नॉलेज की बात है। नॉलेज के लिए आगे आइए, समाज की सेवा में आगे आइए। समाज के आप भी हैं, हम भी हैं, सबका दायित्व है, सबका कर्तव्य है समाज को आगे बढ़ाना। हमने सबकी बात नहीं करी, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं सर। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सबको जो लोग अच्छे हैं उनके लिए ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी सेंसिटाइज होने की जरूरत है, उनको आगे आना चाहिए, उनको हर वेबिनार का, हर सेमिनार का लाभ लेना चाहिए, उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए, क्योंकि उनके भरोसे ही ये समाज दिव्यांगजन का है। हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन साथी अभी भी असमर्थ हैं, उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको पहुंचने की जरूरत उन तक हमें। इसी के साथ चूंकि मैं देख रहा हूं 4:30 का समय है, 4:28 हो गए हैं, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो डेफिनेटली उसको टेकअप करेंगे हम। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अखिलेश जी भाई साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अलेन जी भाई साहब को जो इसमें जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद अपने उत्तर प्रदेश के राज्य दिव्यांगजन श्रीमान एस.के. श्रीवास्तव जी का, और नागेश जी का विशेष आभार एवं धन्यवाद जिन्होंने हमें अवसर दिया, हमें मौका दिया यहाँ पर अपनी बात को रखने का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। लेकिन चूंकि विषय इतना लंबा है कि इतने कम समय में हम बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। निवेदन जरूर करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अशोक कुमार द्विवेदी नाम से आप सर्च करेंगे, एडवोकेट अशोक कुमार द्विवेदी नाम से सर्च करेंगे, हमारे चैनल पर आपको वीडियो सारी मिलेंगी, लीगल नॉलेज भी मिलेंगी। हमने उसमें डिसेबिलिटी को फोकस करते हुए जितनी वीडियो डाली है उसमें डिसेबिलिटी को ही फोकस किया है हमने, चाहे वो आरटीआई एक्ट का हो, चाहे ह्यूमन राइट का हो, किसी पर भी डिसेबिलिटी को हम टच जरूर करते हैं वहां पे। आप लोग उसको देखिए और अगर पसंद आए आप मुझे फीडबैक भी दीजिए वहां और क्या चाहते हैं आप, उसके मुताबिक हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आभार नागेश जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करते रहें और साथ ही एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ऊर्जावान, बहुत ही प्रेरणा स्रोत जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहा कि आपने कई उदाहरणों के माध्यम से हमारे प्यारे भाइयों एवं विद्वत्तजनों के बीच में अपनी बात रखी। आपका आज के इस उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है आज के सेशन के संदर्भ में तो आप चैट बॉक्स में कह सकते हैं, अथवा तो कोई एक जन अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखे। सर अशोक सर का नंबर दे दीजिएगा। हेलो, व्यक्तिगत या आप मांग ले या सर जी आप नोट कर कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने अपना YouTube चैनल पे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मोबाइल नंबर हमने दिया हुआ है, फिर भी आप सब नोट कर लें, मैं बोल देता हूँ। लेकिन कोशिश करेंगे कि फोन नहीं करिएगा, इमरजेंसी में भी फोन करिएगा, वरना व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूँ, उस पर आप चैट कर सकते हैं। हम जब फ्री होंगे हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, ये हमारी आदत में है। नंबर नोट करिए प्लीज, 94157 फिर से रिपीट कर रहा हूं शुरू से, 941571750 1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
फिर से रिपीट कर रहा हूं नंबर में, 9 4 1 5 7 1 7 5 0 1। दिस इज माई फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। बस इतना करेंगे, कृपा करेंगे, हमारे ऊपर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कम से कम फोन करेंगे, हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे, हमें जब समय मिलेगा आपको कॉल बैक कर लेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली हम चर्चा कर लेंगे, कम से कम फोन करेंगे जी। अलेंदर सर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे थे, अलेंदर जी, श्रीमान अलेंदर जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। नैनीताल का हाँ अशोक जी प्रणाम, अखिलेश जी नमस्ते प्रणाम। भाई साहब। अगर एस के श्रीवास्तव सर अभी है तो मेरा बहुत ही बेहद एक सामान्य सा प्रश्न है। दूसरे लोगों का शायद माइक म्यूट नहीं है, इसीलिए कुछ दिक्कत आ रही है। सभी लोग कृपया माइक म्यूट कर लें, जिससे आप उत्तम सेशन को सुन सकें। जैसे अभी आप तक आपने परिचय दिया है, इसी तरीके से थोड़ा ठीक रहे। अलेन सर आप पूछे। जी जी, एक छोटा सा प्रश्न है सर। जब पीडब्ल्यूडी एक्ट लागू हो गया था 2009 में, हम लोग का एक बेसिक गाइडलाइंस आ गई थी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की कि जो ऑब्वियस डिसेबिलिटी है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर ही सर्टिफाई कर सकता है। जैसे किसी का हाथ कटा है, पैर कटा है, आंख से ब्लाइंड है, फिर किसी का मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको एसेस करने की जरूरत है, तो सिंगल डॉक्टर जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे देता था। मतलब अगर हाथ की डिसेबिलिटी है तो उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन अकेले दे देता था। और ऐसे ही अगर कोई ऐसा केस होता था जिसमें ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत होती थी, तब उसको फिर हम लोग टीम के पास लेके जाते थे। तो अभी जो आरपीडी एक्ट आने के बाद 21 डिसेबिलिटी हो गई है, तो उत्तर प्रदेश में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का आज की डेट में क्या सिचुएशन है? अगर मान लीजिए मेरा जो है मुझे ऑटिज्म है या मुझे थैलेसीमिया है, तो मुझे क्या सिंगल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या कोई टीम ऑफ डॉक्टर है? ऐसी कोई गाइडलाइंस अगर आई है तो क्या हम लोगों को बताना चाहेंगे सर? ये सवाल मेरे से है ना आपका? अखिलेश जी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, एसके श्रीवास्तव सर, कोई भी दे सकते हैं सर। देखिए, अभी जो स्थिति है, जहां तक मुझे जानकारी है, उत्तर प्रदेश में जितना भी चल रहा है सब ऑनलाइन एप्लीकेशन जा रही है। पहले ऐसा था, एक शासनादेश आया था जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं के लिए था, उसमें पीएचसी के डॉक्टर तक को ऑथराइज कर दिया गया था उस फील्ड के। जैसे लोकोमोटर है तो वो फिजिकली, जैसे हाथ में की दिक्कत है, पांव की ऐसा है, तो वो डॉक्टर करता था। जो जिस स्ट्रीम का डॉक्टर था, जैसे ईएनटी सर्जन है, तो अगर कान की कोई बात है, वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो वह विभाग की योजनाओं के लिए तो मान्य था, पेंशन वगैरह के लिए। परंतु जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आ गया है, उसके बाद से हमें ऐसा कोई शासनादेश देखने को नहीं मिला है कि वह शासनादेश आगे एक्सटेंड किया गया हो इस लाइट में। हालांकि मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है, क्योंकि विभाग की योजनाओं के। लेकिन यहाँ पे फिर एक दिक्कत आती है, एक कंफ्यूजन, चूंकि जो ये यूडीआईडी है, जब तक ये सारा डेटा कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम नीति बनाने में बड़े कमजोर हो जाते हैं। तो सबको चाहिए, जितने भी लोग हैं, इवन आप सेंसस देखेंगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए किसी की एक उंगली कटी हुई है, वह व्यक्ति 2% 3% डिसेबल है तो डिसेबल, वो आर्मी में जाएगा तो डिसेबल करके निकाल देंगे उसको। तो अब यहां पे स्थिति ये आती है कि वो सर्टिफिकेट नहीं जारी करते उत्तर प्रदेश में, अगर 40% कम है तो। बहुत सारे मामले हमारे पास ऐसे आए जिसमें उनको सर्टिफिकेट जारी ही नहीं की गई। अब सर्टिफिकेट ना जारी होने जब सेंसस आएगा, तो 2% की जो रिजर्व 2% वाले हैं दिव्यांगजन, किस कैटेगरी में जाएंगे? सामान्य में जाएंगे नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे तो उनको बोलेंगे नहीं, आपके पास उंगली नहीं है, आप सामान्य में आते नहीं हो। तो ये विसंगति है, इस पर एक अलग से कुछ हमें करने की जरूरत है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबको जारी होनी चाहिए। और शायद कुछ नेट का इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज बीच में रुकी है सर। आपका मेरा मैं अखिलेश जी से अगर हो सके, क्योंकि जो सर बता रहे थे वो तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अभी हमारा जो आरपीडी एक्ट में है वो 3 तरह के डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट, कमिश्नर सर और डिप्टी कमिश्नर सर लेफ्ट कर चुके हैं हम लोग। ज्यादा है।
कमिश्नर सर और डिप्टी कमिश्नर सर लेफ्ट साइड पे। कोई बात नहीं, चलिए हम ही लोग थोड़ा सा कह लेते हैं। हाँ तो सर सर्टिफिकेट वो नौकरी के लिए सर्टिफिकेट मान्य नहीं थे। हम लोगों का अभी 3 तरह के सर्टिफिकेट का, जी सर, मैं थोड़ा सा आपसे पूछ ले रहा हूँ सर अपनी जानकारी के लिए कि अभी जो सर्टिफिकेशन का जो पॉलिसी है वो 3 तरह के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनका 40% या 40% से ज्यादा है जी। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी मींस जिनका एकदम क्लियर कट डिफिनीशन में डिसेबिलिटी आ रही है और उनको हम एक प्रकार से अपनी मेडिकल भाषा में सीवियर डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। और एक हाई सपोर्ट डिसेबिलिटी जिनको जो है 80% से ऊपर का डिसेबिलिटी तो लेकिन जो 2009 का जो गाइडलाइंस था जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के आधार पे बना था उसमें ये तय हुआ था कि दोज हु आर नॉट अंडर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी जिनको 40% से कम है उनको हम सर्टिफिकेट ऑफ रिजेक्शन देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मतलब उनको हम एक कागज देंगे कि आप डिसेबल्ड नहीं हो, ठीक है। आपको हम सर्टिफिकेट सर दो चीज यहाँ पे तो उसमें जो एक दिक्कत आ रही थी कि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा तो मान लीजिए 35% है, हमारा 30% है, हम कैसे मान ले कि हम डिसेबल्ड नहीं है। तो फिर ये हुआ था कि इनको कोई कागज मत दो, डॉक्टर जनरली कोई कागज देना बंद कर देते। लेकिन एज पर रूल उनको एक कागज मिलना चाहिए था। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो 1 महीने के अंदर उनको एक कागज मिलना था। वही चीज चूंकि आरपीडी एक्ट अभी आ गया 2016 में और अभी हमारे आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, पूर्व उपायुक्त महोदय बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश सब चीजों में सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले कर देता है। तो मुझे जानने का ये थोड़ा सा हक है क्योंकि मैं भी यूपी का हूँ कि क्या अगर मैं कौशाम्बी जिले में जाऊं तो आज की डेट में मुझे सर्टिफिकेट बनवाना है किसी सिकल सेल डिजीज का या थैलेसीमिया का, तो वो क्या सिस्टम है? मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। वो दिक्कत हो रही है। चंदौली के केस कोई गाइडलाइंस है क्या? कोई गाइडलाइंस है क्या उत्तर प्रदेश की? हाँ गाइडलाइन है उसकी। कौशाम्बी का वो चंदौली का केस था, चंदौली का केस था। उसको हमने कहा था और सीएमओ के पास गया था, वो बच्चा टर्न अप नहीं हुआ, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने का प्रोविजन है। यूडीआईडी पे न्यू सर्टिफिकेट करके अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, उनको मैसेज जाता है, उस डेट को जाते हैं, अपना असेसमेंट कराते हैं, सर्टिफिकेट जारी होती है। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला इश्यू हमने उठाया, अगर ये सर्टिफिकेट पूरे भारत में जारी हो रही होती तो रजनीश शर्मा को हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ता। और हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 20 अगस्त को जजमेंट जो दिया है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के होते हुए भी जो मेंटल या डिसऑर्डर जो लॉन्ग टर्म से अपने बिस्तर पे आ गया है वो वंचित नहीं रहता। और सीधे उन्होंने बोल दिया देयर इज नो लॉ in India to appoint a guardian in respect of such kind of person who are comatose or suffering with coma। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हर जगह सामान्य रूप से लागू नहीं है, लेकिन जहां तक नियमों की बात है उत्तर प्रदेश में लागू है। हाँ, उनके यहाँ जब ये अधिकारी नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, तो वो सीधे एम्स रेफर कर देते हैं या फिर पीजीआई लखनऊ रेफर कर देते हैं। वहां से उनका जब असेसमेंट आता है तब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उनको सर्टिफिकेट जारी करती है। सर जैसे पीडब्ल्यूडी एक्ट के सिंप्लीफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए, दिव्यांगों की मदद के लिए ही शायद हमारा ये एक्ट बना था, शायद दिव्यांगों की मदद के लिए ही गाइडलाइंस बनी थी। और उसमें 2009 में भारत सरकार ने फोर्स किया था सारे प्रदेश सरकारों को कि अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वो स्कूल नहीं छोड़ेगा, वो अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन देगा कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए और हेडमास्टर पीएचसी को लिखेगा और पीएचसी के डॉक्टर स्कूल जाएंगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए और उसमें जो एक्सरे वगैरह का खर्चा आएगा वो स्कूल देगा। तो इतना सिंप्लीफाइड, इतना आसान किया गया था। तो आरपीडी एक्ट तो और आसान किया गया। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस आई है जिसमें और आसान किया गया? हमें पीजीआई नहीं जाना है सर। मैं अगर एक डिसेबल्ड हूँ, मैं फतेहपुर जनपद के धाता गांव में रहता हूँ, तो मैं धाता में सर्टिफिकेट चाह रहा हूँ। तो वो सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस अगर आई है तो सर वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा सर। 2016 के बाद जहां तक मुझे जानकारी है वो जो अभी चल रहा है, मंडे का दिन फिक्स किया गया था। असेसमेंट के लिए उनको बुलाते हैं, सबको एक साथ नहीं बुलाते हैं और कैंप्स भी लगते हैं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ स्कूलों में कैंप्स लगे, सर्टिफिकेट वहां की जारी हुई है। लेकिन अब जैसे कह सकते हैं कि जिसमें असेसमेंट करना है, मान लीजिए फिजियोथेरेपी से या किसी या ईएनटी का है, अब यहाँ पर ऑडियोमेट्री से तो अब नहीं होता, आप जानते ही हैं, मशीन उसकी दूसरी है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, तब वो नहीं होता है। तो सर ये मेरा राइट है, वो प्रोवाइड करें। एग्रीड, इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा सर। बिल्कुल, अगर मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ तो मुझे फतेहपुर में सर्टिफिकेट चाहिए, मैं लखनऊ को जाऊँ सर्टिफिकेट लेने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बात राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट
एग्रीड 100% एग्रीड 110% आई कैन से। तो यहाँ पर ये हुआ था कि जो अस्पताल की गाड़ी है वो उनको बिठाएगी, ले जाएगी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को कुछ खर्चा नहीं करना है। पीजीआई भी जाना है, मान लीजिए मशीन यहाँ नहीं है, जब मशीन नहीं है तो असेसमेंट नहीं हो पाएगा, तो कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ पर भी। अभी फाइनेंशियल, चूंकि सारी कुछ फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है स्टेट की, तो उसके लिहाज से हालांकि अब तो मेडिकल कॉलेज ही बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे जो श्रवण बाधित लोग थे, बनारस के लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, अभी वहां पर वो कौन सा एक चौराहा है वहां पर लंका, उसके पास में मशीन शिफ्ट हो गई। तो इस ढंग से हो रहा है, अब शुरू हो गया है और धीरे धीरे सब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अभी शैशवावस्था में दिव्यांगजन भी है, शैशवावस्था में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी है, धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। हालांकि इंप्लीमेंटेशन जिस गति से होना चाहिए था उस गति से इंप्लीमेंटेशन धरातल पे नहीं हो पाया है, ये पूरी तरह सहमत हूं। थैंक यू हेलो सर, थैंक नारायण सर, हेलो नागेन सर, जी बताएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हेलो सर मेरे बच्चे का 90% डिसेबिलिटी का डाउन सिंड्रोम सर्टिफिकेट है, जी तो वो जो है कानपुर की प्लास्टिक सेंटर का बना हुआ है, वो लखनऊ में अब जो है रेलवे के लिए वैलिड नहीं हो रहा है। वो जो 5 साल में रेलवे का वैलिड होता है तो वो नहीं वैलिड हो रहा है, और मैं नया लखनऊ में अब बनवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में शिफ्ट हो गई हूँ। तो वो क्या आपके पास बन जाएगा या श्रद्धा मैम के उससे आपके पास बन जाएगा, या कभी कैंप लगे आप लोगों के RSVI में तो मैं वहां बनवा लूंगा। एक्चुअली में हम लोग सिर्फ 100% दृष्टिबाधित बच्चों का बनाते हैं मैडम। वो मैं थोड़ा सा सर बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, सर का सुनिए। मैडम, आपका बच्चे का डाउन सिंड्रोम का सर्टिफिकेट नहीं है, आपका बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का 4 तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक 50% का, एक 73% का, एक 90% का, एक 100% का। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपका जो 90% वाला है, इसका मतलब आपके डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, क्योंकि जनरली कुछ डॉक्टर गलती करते हैं और 72% ऐसे भी लिख देते हैं। तो आपके डॉक्टर रियली अच्छे थे, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बार बार नहीं बनवाना पड़ता। अब आपको रेलवे कंसेशन, जो आपका जो रेलवे कंसेशन का बात है, वो चीज आप जो है, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहां से, या अपने जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का जो कार्यालय है वहां से आप संपर्क कर लीजिए, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय से। नहीं बन रहा है। मैं भी ऐसे स्पेशल एजुकेटर हूँ और नागेन सर लोगों को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही, लेकिन सर वहाँ नहीं बन रहा है। UTI सर्टिफिकेट बनने के लिए बहुत प्रॉब्लम। तो ये जो UTI कर दूं यहाँ पे, मैं निवेदन कर दूं यहाँ पे, जी ऑफ कोर्स आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद जो यूपी के आरपीडब्ल्यूडी रूल आए हैं उसमें आप जहाँ के रहने वाले हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से जारी होगा। अगर आपने कहीं दूसरी जगह से बनवाया हुआ सर्टिफिकेट है और चूंकि आप लखनऊ में शिफ्ट हो गए हैं, आप अपने मैंने कानपुर स्टेशन से ही बनवाया है, लेकिन कानपुर स्टेशन नहीं बन कंप्लीट, चूंकि आपने कानपुर से बनवाया, अब आप लखनऊ कर रहे हैं, तब आप यहाँ फॉर्म रहे होंगे। सॉरी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन टू मी ऑल्सो। मैं ये कह रही हूँ मैंने कानपुर स्टेशन पे ही जाके बनवाया, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ये कहाँ का था? सर बाल भवन का था, और अब वो कानपुर का, लखनऊ का था, कानपुर? हाँ जी, लखनऊ का था, कानपुर का था? सर मैंने कानपुर में ट्राई कर लिया, लेकिन जब मैं फेड अप हो गई तो मैं यहाँ लखनऊ में ट्राई कर रही हूँ दोबारा कि अब लखनऊ में। जो आपने रेलवे में जाके सर्टिफिकेट बनवाया था, वो सर्टिफिकेट में आप पता कहाँ का दिया था? सर कानपुर का ही एड्रेस है, क्योंकि मेरे ससुराल का आधार कार्ड अभी भी वहीं का ही। बिल्कुल। अब आप लखनऊ में अप्लाई किया, पता कहाँ का रेलवे अप्लाई करते हैं? सर अभी तो मैं कानपुर की ही बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ मैं लखनऊ में कहाँ ट्राई करूँ जो हो जाए, क्योंकि कानपुर में मैं जा के परेशान हो गई हूँ, वहाँ नहीं बन रहा है। तो लखनऊ में मेरी इतनी अच्छी पकड़ हो गई है और मेरा महका है यहीं का, तो मैं यहाँ कहाँ जाऊँ? बलरामपुर जाऊँ, नागेन सर के पास जाऊँ, या श्रद्धा मैम के पास जाऊँ, या मैं अपने स्पर्श से कराऊँ? कहाँ से कराऊँ? ऑनलाइन स्वावलंबन.gov.in पे जाइए, ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर वो पैनल नहीं है और बोर्ड ने नहीं जारी की तो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगी। सर अभी तक तो रेलवे का चल रहा था, अभी उसका मेरे बच्चे 15 साल का हो गया, लेकिन अब वो नहीं बना रहे। तो पैनल एक्ट में आ गया ना, पैनल उसमें गाइडलाइन आ गई 2018 में। अच्छा,
तो सर 2018 में अब गाइडलाइन आ गई ना मैं बहन जी। कह रही हूँ कि मैं ये नए सिरे से अगर लखनऊ में बनवाना चाहती हूँ कि बच्चा हाँ। तो डिसेबल है ना, बच्चा तो वो चेंज नहीं हुआ, उसकी 90 की तो 90 है, बिल्कुल बल्कि और बढ़ गई है, क्योंकि वो तो उसको पहले की दिखाएंगे, बात आपको सर्टिफिकेट 90 भी में। दिखाएंगे, ऐसे नहीं हाँ है जी, हाँ वो जी। दिखाएंगे, लेकिन आपको बहन जी चूंकि सिंगल डॉक्टर का है इसलिए नहीं होगा वो, जब तक बोर्ड के द्वारा जारी होती है। नहीं सर, उसमें 4 पैनल के मैं डॉक्टर होता है, accordingly हो मैं जाता है, मैं तो मैं एक मैं सिंगल थोड़ा डॉक्टर सा, का नहीं। मैडम मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना है तो वो लाइफ के लिए है, और वो अब आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं, आप यूडीआईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। रही बात रेलवे कंसेशन की, तो रेलवे कंसेशन में किसी एक डॉक्टर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट हो, वो कोई भी बलरामपुर हॉस्पिटल का डॉक्टर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को देख के रेलवे कंसेशन फॉर्म में साइन कर देगा, आपका रेलवे कंसेशन 5 साल के लिए फिर बन जाएगा। ठीक है, केवल thank you, हाँ, वो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना तो 90 से, अगर वो सही असेसमेंट हुआ है तो वो 89 भी लाइफ में कभी नहीं होगा और 91 भी नहीं होगा। इस अगर आप स्पेशल एजुकेटर हैं तो आपको ये पता होगा कि एक हाँ बार सर, आईक्यू ये जो तो हो मुझे जाती पता है है, लेकिन तो सर अब वो मुझे आज 90 से 15 साल का बेटा, 91 नहीं होने वाला और ना ही 89 होने वाला है, तो सर वो मुझे बच्चा 90 परसेंटेज ही का, रहेगा, जीवन भर रहेगा। सर ठीक। आप सोच रहे होंगे कि जिसका बच्चा एक सेकंड। डिसेबल है वो 90 और 91 और 70 के ऊपर नहीं परेशान हो रहा है, वो जी जो जी ऊपर मैं समझ रहा फैसिलिटी देने के लिए परेशान होता है। आप उसके मन की बात सोचिए कि वो हूँ कैसा मैं। फील करता जी है, जी और जी मैंने भी कहाँ से क्या जॉब छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। तो सर आपने बिल्कुल ये बात मैडम। बहुत छोटी सी कह दी, मैं उसको और जगह फैसिलिटी देने के लिए, और उसका हाँ हाँ, सर्टिफिकेट ही नहीं कहीं वो हो रहा है, और कानपुर से मैं नहीं यहाँ उसका आ गई। सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया वैल्यू है, कहीं पे भी आप लेके जाएंगे वो सर्टिफिकेट वैल्यूएबल है, लेकिन अभी एक नई स्कीम आ गई यूडीआईडी, तो आप यूडीआईडी में हाँ अप्लाई सर, करके उसमें, हाँ उसमें नहीं आ रहा वो है सर, बनवा उसमें भी लीजिए, वो कैसे बनना बनवा है, क्या लीजिए, बनना है। ओके वो ओके बनवा सर, लीजिए, थैंक आप उसको ऑनलाइन यू, थैंक बनवाते हैं, वो बनवा एक्सक्यूज मी लीजिए, तो सर। वो एक प्रकार का आधार कार्ड की तरह बन जाएगा और वो लाइफ टाइम काम करेगा। सर वो कैसे सर बनेगा, कहाँ बनेगा, बलरामपुर में बनेगा? नहीं नहीं, वो ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। अशोक सर आपको जो आपको बता रहे थे, हमारे मिनिस्ट्री का एक ऑनलाइन लिंक है, उसमें आप चले जाइए और भर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो है सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। अशोक सर जो बता रहे थे वो वाला लिंक फॉलो करिए। ठीक है, थैंक यू सर, .in साइट है, थैंक सर मैं भी एक प्रश्न पूछना 100.gov.in। चाहता हूँ। हेलो। हाँ मंतोष जी, बताएं बताएं। जी नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न है अशोक द्विवेदी सर से। जी सर अभी हमारे राज्य दिव्यांगजन आयुक्त महोदय अपने उद्बोधन के दौरान अपील कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन आयोग कार्यालय में शिकायत नहीं आती, लेकिन सर मैं स्वयं भी कई कंप्लेन किया हूं और कई ऐसे मेरे पास कंप्लेन आते हैं अपने विशेष रूप से दृष्टिबाधित साथियों के। मैं बताना चाहूँगा, मैं मंतोष कुमार रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से। तो सर हम लोग कंप्लेन करते हैं, जो वेबसाइट पर ऑफिशियल ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर कंप्लेन करते हैं, लेकिन 6-6 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती है सर। तो हम क्या करें, कहाँ जाएं और किसके पास अपील करें? क्योंकि आयुक्त महोदय तो कहते हैं हमारे पास कंप्लेन नहीं आती, और हम लोग कंप्लेन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। हम सारे प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हुए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा करके सब करते हुए करते हैं सर, फिर भी कुछ नहीं होता। अभी सर इसी कारण से हम लोग के राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षाएं कराई गई 16 अगस्त को, हम लोग की परीक्षाएं छूट गई, और परीक्षा सेंटर पे हम लोग को ये कहा गया कि आप दृष्टिबाधित हैं तो क्या हुआ, आपको परीक्षा देना है तो अकेले जाइए, ना तो आपको राइटर प्रोवाइड किया जाएगा और ना अपना स्वयं का राइटर ले जा सकते हैं। तो सर ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कहाँ जाएं? इस सर मार्गदर्शन चाहूँगा आपसे सर। वास्तव में गंभीर पूछा है, और दुर्भाग्य रहा है ये। अभी तक ये पूरे भारत की कर रहा हूँ मैं। अगर RPWD एक्ट को बात करें, मेरी कई बार चर्चा CPC से भी जो पूर्व में रहे हैं उनके टेम्पररी हुई है। अभी तक जो मना सिस्टम ये होता है कि हम जो आदेश पारित करते हैं वह हम होता है